हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेरी तलाश। आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त गेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, मोहसिन साहब। और उनसे हमने टाइम लिया है ताकि वो अपने यूज़फुल इंसाइट्स आपके साथ शेयर कर सकें अपने कैरियर के हिसाब से और अपने हवाले से, और उसके अलावा आपको बता सकें कि कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपके कैरियर में आपको हेल्पफुल होंगी। सो वेलकम मोहसिन टू द पॉडकास्ट। और थैंक यू सो मच समीर। कैसा लग रहा है आपको हमारी पॉडकास्ट पे आगे? फर्स्ट एपिसोड है और डेफिनेटली एक बंदा जिसके साथ पहले ऑलरेडी काम किया हो तो थोड़ा सा ये है कि अच्छा भी लगता है कि यार उसको जब आप बेशक गेस्ट एज अ बेशक गेस्ट इनवाइट करें। तो मोहसिन, वेलकम। बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पे आपने बेसिकली स्टार्टिंग में आपकी ब्रेकिंग हुई है, और उसके अलावा आपने कैसे इस करियर का जो है स्टार्ट लिया है एज अ डिजिटल मार्केटर और ब्रांड एग्जीक्यूटिव। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी थोड़ी सी जर्नी का बताएं कि कहाँ से आपने क्वालिफ़िकेशन की, एजुकेशन बैकग्राउंड आपका। तो इस बारे में थोड़ा सा ऑडियंस के साथ शेयर करें। श्योर श्योर समीर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए मुझे। खैर मैं वो तो तुम्हें पता ही है, ऑब्वियस को बता देते हैं कि मैं बेसिकली हूँ क्वाड से। और मैंने अपनी एजुकेशन वगैरह जो मेरी स्कूलिंग कॉलेजिंग थी तो मैंने क्वाड से ही की थी। उसके बाद मैं अपनी बैचलर्स डिग्री के लिए मैं इस्लामाबाद आया था। मैंने मास्टर्स सॉरी मार्केटिंग स्टार्ट की थी बैरी यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने उसके बाद जॉब भी स्टार्ट कर ली थी फ़ॉरेन से। हुँ, क्योंकि हुँ। आपको पता है कि आपकी जब डिग्री ख़त्म होती है उसकी मार्केटिंग की या कोई भी डिग्री हो, तो आपका एक गैप आता है जॉब के और डिग्री ख़त्म होने के बीच में। तो आपको वो एक ना एक फ़ेज़ आता है कि आप बिल्कुल अकेले फ़ील करते हो कि आप रेगुलर जाते हो यूनिवर्सिटी, लोगों से मिलते हो, लोगों से अपने दोस्तों से हैंग आउट्स करने होते हैं। और फिर ऐसे। जब एकदम से आपका ख़त्म होता है सब कुछ, तो आप एक डिप्रेशन फ़ेज़ में चले जाते हो काइंड ऑफ। तो मैंने उस चीज़ से बचने के लिए मैंने अपने फाइनल पेपर से पहले ही मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया था। मैंने इंटर्नशिप जॉइन कर ली थी, और जब मेरा फाइनल पेपर था तो उससे पहले मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक हो गया। तो मैंने जो इंटर्नशिप थी मेरी स्टार्ट हुई थी आईएल साची एंड साची के साथ, जो कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो इस्लामाबाद में ही थी। हुँ, हुँ। और उनके पास जो क्लाइंट था वो जैज़ था, मोबिलिंग जैज़ जो है। उनकी माशाल्लाह, जितनी ग्रिप आपकी स्टार्टिंग से ग्रिप बड़ी अच्छी रही है जैज़ के स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया था, साथ। क्योंकि जो मेरी डिग्री के स्टार्ट था मैंने पहले स्टार्ट किया था सीएस से, जो कि मैंने 1 सेमेस्टर पढ़ा था, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो वही पीयर प्रेशर फैमिली ये लेके यार स्कोप बहुत है। बट मेरा माइंड ऑब्वियसली स्टार्ट से ही था कि नहीं, मैंने मार्केटिंग साइड पे जाना है, मैं थोड़ा-सा ना लोगों से इंटरैक्ट करने वाला और इस तरह की फील्ड में था। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एक आधा सेमेस्टर पढ़ा था, उसके बाद मैंने चेंज कर लिया था, मैं मार्केटिंग में आ गया था। ठीक हो तो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग मैंने बैचलर्स भी किया, फिर मास्टर्स भी मैंने मार्केटिंग में किया था। और ऑब्वियसली वो आपका पैशन बन चुका होता है, तो आपने एक विज़न सोच लिया होता है कि आपने कहाँ जाना है, तो वो चीज़ मेरे काफ़ी मुझे हेल्पफुल थी। तो मैंने स्टार्ट किया था साची एंड साची से, जिसमें मैं काफ़ी जो हमारे कोलीग्स से एनवायरनमेंट था, तो वो बहुत ही मुझे फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिला था। क्योंकि अक्सर लोग स्टार्ट करते हैं इंटर्नशिप वगैरह से, तो उनको वो काम वाला माहौल नहीं मिलता। वो एक तरह ना, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिलता है, कुछ लोग बिल्कुल फ़ारिग बैठे रहते हैं। इन्हें कुछ मिलता ही नहीं है, बस वो सारा दिन चाय पी के गपशप लगा के चले जाते हैं। तो एजेंसी का माहौल था काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे आपको ना काफ़ी फ्रेंडली माहौल, जो आपके मैनेजर्स होते हैं, जो आपके इवन जो सीईओज़ होते हैं उस जगह के, तो वो आपसे बहुत फ्रेंडली नेचर में, बहुत फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं, काम करवाते हैं। तो वहाँ पे मैं एज़ अ क्लाइंट सर्विसेज़ में गया था, क्योंकि मेरी फ़ील्ड जो थी तो वो मार्केटिंग में थी। तो वो जो स्टार्ट था तो मेरा वही बना था वहाँ पे, और उसके अलावा डिज़ाइनिंग थी और क्रिएटिव था वहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स थे। तो वहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने वहाँ पे क्लाइंट सर्विसेज़ के अलावा मैंने वहाँ पे और भी स्किल्स सीखी, जो कि थोड़ी टेक्निकल स्किल्स होती हैं, जैसे डिजिटल मैंने वहाँ पे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी है, मैंने वहाँ पे इलस्ट्रेशन सीखी है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा वहाँ पे। मोहसिन, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। मोस्टली मैं एक वैसे लोगों की परसेप्शन है कि मोस्टली जो इस तरह के इलाके हैं जैसे कोहाट है, हंगू है, डीए खान, पेशावर, या इस तरह के जो जी। इलाके हैं, मोस्टली लोग कहते हैं कि यार वहाँ के लोग जो है मतलब उनकी सोच इस तरह की नहीं होती, या वो इस साइड पे नहीं आते। हालांकि नॉर्मली अगर हम देखें तो मोस्टली जितने बिजनेसेस हैं वो लोग ज़्यादा हमारे पठान भाई हैं जो पश्तून हैं वही कर रहे होते हैं। आप लोकल शॉप्स पे देखें या वैसे भी आप देखें, अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर आ चुका है। तो उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा
चाहूँगा कि आपका डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग वाली साइड पे कैसे मतलब माइंड बना? एक होता है ना कि आपको किसी कोई इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे मैं एक बिल्कुल। डिज़ाइनिंग या मीडिया की फ़ील्ड में आया हूँ, तो मेरे एक अंकल थे, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली जब मैं 8th क्लास में था। तो आपकी क्या हुँ। इंस्पिरेशन रही और कैसे आपने बेसिकली ये फ़ील्ड चूज़ की? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। वेल इंस्पिरेशन तो इस तरह से क्योंकि हमारी फ़ील्ड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट थी। मेरे जो फैमिली है तो वो सारी फाइनेंस से रिलेटेड हैं। मेरे वालिद साहब और मेरे जो 2 बड़े भाई हैं तो वो सारे फाइनेंस वाले हैं। तो मेरी फ़ील्ड डिफरेंट, मैंने अलग पाथ चूज़ की क्योंकि मुझे भी वो फाइनेंस वाले सेक्टर पे जाना चाह रहे थे। फिर उसके बाद सीएस पे उन्होंने कहा था मुझे कि सीएस कर लो। पर मैंने जो मार्केटिंग स्टार्ट की थी मुझे एक्चुअली एड्स जो होते हैं टीवीसी एड्स और जो सोशल मीडिया साइट थी, तो वो चीज़ जो थी मुझे काफ़ी अट्रैक्ट की थी। जो कि ऑब्वियसली जो हम यूनिवर्सिटी टाइम था, जो हमारा कॉलेज का टाइम था, सही है। तो वो टाइम ऐसा था कि वहाँ पे नए-नए सोशल मीडिया आना वो शुरू हुआ था और नई-नई चीज़ें आती थी और जो एडवर्टाइज़मेंट्स थी, जो एड्स होते थे या जो बिलबोर्ड्स वगैरह जो उस वक़्त इतने ज़्यादा नहीं थे, अब ज़्यादा हो गए हैं। उस वक़्त जो थोड़े बहुत थे, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती थी कि यार एड्स किस तरीके से बनते हैं या वो इतने एक्टर्स होते हैं, वो किस तरह से एक्ट कैसे करना होता है, ये चीज़ सच होती है, झूठ होती है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्ट की थी उससे। उसके अलावा जो सोशल मीडिया है, वो साइड में मेरी इस तरह थी कि जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से या फ़ेसबुक नया-नया आया था और जो आपकी इंस्टाग्राम थी, वो काफ़ी नया इन हो गया था उस टाइम पे और उस वक़्त स्नैपचैट काफ़ी नई चीज़ आ गई थी। तो वो चीज़ मुझे एक्सप्लोर करने की काफ़ी ख़्वाहिश थी कि मतलब एक्सप्लोर करूँ किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, किस तरीके से ये होता है, जो इसको चला रहे हैं वो किस तरीके के लोग हैं, क्या है इस पे क्या चीज़ होती है। तो उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जो मुझे सबसे क्लोज़ रेलेवेंट फ़ील्ड लग रही थी उस टाइम पे तो वो मार्केटिंग ही थी। क्योंकि सीएस और वो सारी कोडिंग वाली साइड आ रही थी, तो वो आपको बेसिकली डेवलपमेंट होती है। और आप डिज़ाइनिंग और मतलब उसमें जो आपकी कोडिंग लैंग्वेज आ जाती है। बट डिजिटल मार्केटिंग ऐसी थी कि वहाँ पे आपको लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ता है। जो आपकी डिजिटल साइड है, जो आपकी एडवर्टाइज़मेंट साइट्स हैं, जो टीवीसी है, वो भी इसमें कवर होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में कि आप एड्स बनवाती हैं, लोगों से मिलते हैं, एक्टर्स हो गए या कोई भी किसी तरह डायरेक्शंस होती हैं, प्रोडक्शन जो आपकी होती है, ऐसे ही तो है। कवर होती है और जिसमें सोशल मीडिया वाली साइड थी, तो वो भी इसमें कवर हो रही थी काफ़ी। तो मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी लगी कि सोशल मीडिया के लिए मुझे मार्केटिंग करनी चाहिए। तो जिस वजह से मैंने फिर सीएस छोड़ के मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की थी। तो वो काफ़ी अच्छा। अच्छा डिसीज़न था मेरा उस टाइम पे क्योंकि मेरे जितने दोस्त सीएस वाले हैं, तो वो थोड़ा-सा ना अभी भी उसी साइड पे रुके हुए हैं, पीछे रहे हुए हैं। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब जैसे आपने बताया कि आपने सीएस छोड़ के आगे बीबीए स्टार्ट किया या मार्केटिंग वाली साइड पे, तो बिल्कुल। जब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई थी, क्योंकि मोस्टली ना जब आप 9th-10th में होते हैं या आपका मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ में जाना होता है ना आपने, तो आपका ना एक मोस्टली स्टार्टिंग में एक हमें एक राय कल्चर या क्या कहते हैं लोगों की थिंकिंग कि आपने इंजीनियरिंग या बिल्कुल। डॉक्टरी वाली साइड पे जाना है या आपने जो आपके मतलब फैमिली बिजनेस है या कोई एक फैमिली में जो एक चलता आ रहा है उस चीज़ को संभालना है। तो बेसिकली बिल्कुल सही। जब आपको एक चीज़ ये क्लियर हो गई थी, तो आपको क्या चीज़ ट्रिक की कि आपने सीएस का करने का सोचा? एक होता है ना बंदे का कि यार मैंने एक चीज़ करनी है, लेकिन फिर भी आप सीएस की तरफ चले गए और बाद में आपने वहाँ से मतलब छोड़ के दोबारा से मार्केटिंग स्टार्ट की। तो इसके पीछे की ज़रा लॉजिक बताएँ कि ये आपको किस तरह से जो है उसके बेसिकली पीछे चूज़ किया? लॉजिक इस तरह थी कि जैसे आपने बोला कि हमारे टाइम पे लोगों की 2 चीज़ फ़ील्ड थी, या तो आपने इंजीनियर बनना है या तो आपने डॉक्टर बनना है। ऐसे ही। तो मेरे जो मदर हैं, तो उनका यही था कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, मैं इंजीनियरिंग करूँगा। तो वो आज तक मुझे इस बात पे कहती हैं, "क्या तुम इंजीनियर नहीं बने?" तो वो चीज़ मुझे काफ़ी थी। सीएस का ये था कि मेरे जो बड़े भाई हैं, वो इस्लामाबाद थे और उनके माशाल्लाह से 25 टू 30 इयर्स होने लगे हैं इस्लामाबाद में। तो वो यहीं पे उन्होंने वो सीए किए, उनकी सारी डिग्री उनको पता एक्सपोज़र काफ़ी था और मैं कोहार्ट से था। तो वहाँ पे इन फ़ील्ड्स का इतना एक्सपोज़र नहीं था। वहाँ पे ऑब्वियसली सिर्फ़ 2 ही थी कि डॉक्टर है या तो इंजीनियर है। तो ऐसे ही। वहाँ पे ना लोगों को नई फ़ील्ड्स का पता नहीं था। तो मेरे भाई यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे एक नई डिग्री सीएस की है और ये काफ़ी अच्छा स्कोप है इसका, आगे काफ़ी अच्छा आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। तो तुम ये करो। मैंने कहा था कि नहीं, मैंने मार्केटिंग करनी है, बट उन्होंने वही ऑब्वियसली फैमिली है, आप उनको इनकार नहीं कर सकते। मैंने कहा था कि नहीं, तुम सीएस करो, बहुत अच्छा है, तुम सीख जाओगे। बट मैंने एक ट्राई दी उसको और मुझे पहले सेमेस्टर में समझ आ गई थी कि मैं दिस इज़ नॉट माय फील्ड, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर मैंने पहला सेमेस्टर करके मैंने फिर उनसे डिसीज़न लिया था कि मैंने डिस्कस किया था कि मुझसे नहीं होना, तो मैं मार्केटिंग से स्विच होता हूँ। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि मैंने नहीं ये कर?
एक होता है ना जब घर आप बिल्कुल अलग सोच रखते हैं या एकदम से स्विच करना चाह रहे होते हैं फील्ड, तो आपको बहुत से कि वो एक बना हुआ कि लोग क्या कहेंगे और से फैमिली प्रेशर्स होते हैं। इसके अलावा काफ़ी आपको माइंड में आपकी चीज़ें चल रही होती हैं कि यार अगर मैं स्टेप बैक लेता हूँ तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, उसके अलावा रिश्तेदारों का तो खैर कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल होती ऐसे है। ही है। तो उसमें क्या उनका रिएक्शन था? मैंने ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं की थी ये चीज़, क्योंकि मेरे भाई को ही पता थी और मैंने भाई को कन्विंस करना था और अपने वालिद साहब को कन्विंस करना था कि मुझे फ़ील्ड चेंज करनी है। तो ऑब्वियसली उनको बुरा लगा कि नहीं, तुमने एक चीज़ स्टार्ट कर लिया, तुम पीछे हो रहे हो उस चीज़ से। वो एक माइंडसेट होता है ना कि आपने एक चीज़ स्टार्ट कर लिया, अब तुम पीछे हट रहे हो, ऐसे ही। बैकवर्ड पे आ रहे हो। तो उनको मैंने बैठा के समझाया तरीके से कि भाई मुझसे नहीं होना, मेरे पास डिग्री आ जाएगी पर फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि मेरा माइंडसेट उस तरह का नहीं बना हुआ कोडिंग वाला, मुझे डिजिटल साइड पे जाना है, मार्केटिंग वाली साइड पे जाना है। तो उनको मैंने बैठा के समझाया कि मैंने इस तरीके से मार्केटिंग करनी है, तो वो जैसे-तैसे करके मैंने अपनी बात मनवा ली थी उससे। अच्छा, मैं आपके साथ एक ना वो शेयर करता हूँ। मैं मेरे साथ भी बेसिकली ना श्योर, श्योर। सेम सिनेरियो हुआ था। मुझे बेसिकली मेरे एक अंकल हैं, खुरम सेबेस्टियन उनका काफ़ी नाम है। तो अभी भी जो फील्ड में है तो वो काफ़ी उनको जानते हैं। तो मेरी ना इंस्पिरेशन बेसिकली उस टाइम ये थी कि अब मैं ही आपको बता रहा हूँ 7-8 साल पहले की बात, जब मैं 8th क्लास में जी, था और मैंने फिर आगे इंटर किया और आगे यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह। तो उस टाइम मेरे ऊपर भी ये एक डिसीजन आया था और उस मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी इस टाइम इस चला गया था, क्योंकि घर वाले चाह रहे थे कि मैं इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाऊँ। खैर उन्होंने कभी मुझे उस तरह प्रेशराइज़ तो नहीं किया, लेकिन ये है कि वो फिर अब रिश्तेदारों से सुनते हैं या वो तो वो कहते हैं कि यार इसको ये करवाओ और इधर बाहर मतलब इसको भेज देना, इधर बड़ी स्कोप है। कुछ रिलेटिव्स हमारे बाहर थे, तो इसको सिविल इंजीनियरिंग कराओ ये। और मैं बड़ा कंफ्यूज, मैंने कहा यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या। खैर ये है कि काफ़ी परेशान था, तो अम्मी के साथ मैंने डिस्कशन की कि मैं क्योंकि अपनी इस फील्ड को उस टाइम मैं इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि उस टाइम ना आप 9-10 में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। उस टाइम मैं एज अ बिल्कुल पैशन सही है। बेसिकली लेके चल रहा था। तो उस टाइम फिर मैंने उनसे बात की कि मैं इस तरह करना चाह रहा हूँ, तो आप अब्बू से बात करें, पापा से बात करें कि ये। तो उन्होंने फिर आराम से मेरी बात समझी और वो थोड़ा सा अनश्योर थे कि यार ये कोई डिफरेंट फील्ड में जा रहा है तो ये है क्या चीज़। तो जी, ये जी। है कि फिर ऐसे जब आगे करते 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 मैंने आगे जब मतलब एक टाइम आया कि मैंने आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी थी, तो मुझे जॉब भी करनी पड़ी। कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हो गई। तो उसके बाद ये है कि ऐसा एक पॉइंट आया कि अब जैसे अल्लाह ने आपके लिए एक चीज़ लिखी होती है ना, तो आप ऑटोमेटिकली उस साइड पे भी चले बिल्कुल, जाते हो। बिल्कुल। ठीक है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है तो आपके साथ। वो अब देखिए मैंने बेसिकली यूफ़ोन में एज़ अ कॉल सेंटर एजेंट स्टार्ट किया। अब जब आप अच्छा। 9-10 में इसके बाद एक ये भी होता है परसेप्शन, इस्लामाबाद पिंडी में आई डोंट नो कि अलग तो दूसरे शहरों में क्या एक है। तो वो आपको होता है कि यार आपने कॉलेज स्कूल के बाद ना एक कॉल सेंटर की जॉब फर्स्ट होती है, जो आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना, हर तो कोई कॉल सेंटर से स्टार्ट कॉल करता है, सेंटर से मोस्टली लोग स्टार्ट। कॉल सेंटर से स्टार्ट करते तो हैं। अब मुझे ये था, मैंने कहा यार अब मैं एक जगह पे इंटरव्यू दे के आया, मेरे दोस्तों ने बताया कि यार वहाँ पे बड़ी गालियाँ सुनने को मिलती हैं और वो सेल्स नहीं होती तो आपको निकाल देते हैं ये वो। अच्छा, मुझे एक वीक के बाद वहाँ से ना कॉल आती है, तो मैं अब कह रहा हूँ कि यार मैंने नहीं, मैंने उनको बोल दिया कि मैंने झूठ बोल दिया कि मेरी ना एक जॉब होगी। अच्छा, कुदरती यूफ़ोन में मैं से अब्बू को किसी ने बोला कि इसको बोले कि यूफ़ोन में अप्लाई करिए, वो वहाँ पे मेरा हो गया। तो उसके बाद फिर आगे मैंने स्टडी कर रहा था, कहाँ पे एक जगह पे कोर्स कर रहा था, वहीं पे टीचिंग की जॉब। और आगे फिर मैंने कहा यार मैं अपनी फ़ील्ड में क्यों नहीं जाता। तो ये है कि अब जब मैं अर्निंग कर रहा हूँ अपने इस पैशन के थ्रू और अपने काम के थ्रू, तो घर वालों को बाद में समझ आई कि यार मतलब इसने फ़ील्ड को गलत नहीं बिल्कुल चूज़ किया। और सही अभी वो बात फ़ख्र से अपने हमारे रिलेटिव्स हैं उनको बता रहे होते हैं। तो ये तो है। आपका भी वो एक एक्सपीरियंस इस तरह का कोई रहा है कि नहीं, मतलब आपको प्राउड फील होता है कि अभी मैंने फ़ील्ड चूज़ की है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल प्राउड क्यों नहीं फ़ील होता, क्योंकि मेरा स्टार्ट से यही माइंडसेट था कि मैंने डिजिटल साइड पे जाना है और मैंने अपना खुद का कुछ करना है, मतलब उस साइड पे। तो मैं उस पाथ पे हूँ, तो ऑब्वियसली बंदे को प्राउड फ़ील होता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके टाइम पे एक फ़ील्ड कुछ लिमिटेड फ़ील्ड्स थी। ऐसे जो ही। उसके बाद आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, डिफरेंट फ़ील्ड्स आती रही हैं, डिफरेंट लोग आते रहे हैं, मतलब डिफरेंट तरह की जॉब्स आती रही हैं फ़ील्ड में आपकी, और जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गई, तो अभी काफ़ी कम लोगों को समझ भी नहीं आती। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम आप पेरेंट्स को समझाते रहो कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग आप क्या करते हो? आप उसको बोलता हूँ मैं फ़ेसबुक पे एड्स लगाता हूँ, तो उनको समझ नहीं आती एड्स क्या होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी फ़ेसबुक और ये चीज़ें यूज़ नहीं की। उनको वो टेक्नोलॉजी चीज़ बहुत समझ नहीं फ़र्क आती, है। वो कहते हैं कि ये कुछ फ़ज़ूल सी जॉब है, ऐसे ही बस लगा रहेगा। और अगर आप कोई ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि तो सारा दिन घर पे बैठा रहता है, इसको तो कोई जॉब ही नहीं है। तो वो एक डिफरेंट थोड़ा-सा गैप होता है, जनरेशन गैप है, उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, समझाना थोड़ा-सा टाइम लगता है।
बट जैसे-जैसे आप ऑब्वियसली पैसे कमाने लगते हैं, जैसे-जैसे थोड़े जो हालात अच्छे होते हैं, तो उनको समझ आता है कि नहीं कुछ काम कर रहा है, कुछ कुछ ना अच्छी कुछ चीज़ कर रहा है, कर रहा है, पैसे आ रहे तो वो तो हैं। ज़्यादा नहीं बोलते इस चीज़ में। अच्छा मोहसिन, आपका ना मेरे पास जो आपने डिटेल्स शेयर की उसमें आपने एक चाय पराठा के नाम से कुछ स्टार्टअप स्टार्ट किया था। तो जी, उसमें जी, आप एज़ अ बिल्कुल। को-फाउंडर थे, आपने मार्केटिंग और ऑपरेशंस को मैनेज किया है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करें कि उसमें क्या फेलियर आया और क्या वजह हुई कि उसको बंद करना पड़ा? और उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि वो उस चीज़ को माइंड में रखें और आगे उसको थोड़ा बेहतर तरीके से अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट कर सकें? जैसे कि अभी बात स्टार्ट ही थी फैमिली वाली बात पे, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ आपके लिए कि मेरे जो कुछ दोस्त थे यूनिवर्सिटी के, तो मैंने यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग वगैरह मैंने मार्केटिंग फील्ड स्टार्ट की थी। और मार्केटिंग फील्ड से मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आती हैं, काफ़ी आप ज़्यादा वास्ट जो आपके पास अपॉर्च्युनिटी होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं आप। तो वहाँ से हमारा जो कुछ सब्जेक्ट्स थे एंटरप्रेन्योरशिप पे थे, बिज़नेसेस पे थे। तो वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिली कि हम कुछ खुद का क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया। तो मेरे एक दोस्त हैं और उन्होंने इस पे प्लान बनाया था कि हम कुछ अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, कुछ अपना हो कि मतलब हमारी साथ-साथ यूनिवर्सिटी भी चलती रहे, साथ हम अपना कोई छोटा-मोटा बिज़नेस भी स्टार्ट करें। तो उसने प्लान वगैरह बनाया था सारा, बिज़नेस प्लान होता है किस तरीके से बिज़नेस मॉडल वगैरह सारा बनाया। तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत मैंने भी हेल्प की थी। मेरा उससे इरादा नहीं था कि स्टार्ट करने का, क्योंकि आपको पता है वही बैक बैक माइंड फैमिली थोड़ी-सी हो तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने बनाया था प्लान और उसपे था कि हम कैफ़े बनाते हैं, कहाँ से सोर्सिंग करनी है, कहाँ से चीज़ें लेके आनी है और किस तरह स्टार्ट करना है। तो वो उन दोस्त का मेरा एक प्लान था। तो मैंने घर पे बात की थी, मैंने अपने वालिद साहब से बात की कि इस तरह मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मैं उनके साथ जाके ना हेल्प करानी है मैंने। तो मैंने सिर्फ़ ये नहीं कहा कि मैंने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने ना कुछ करनी है, तो वो मैंने कहा थोड़ी बहुत हेल्प करानी है। तो वही सेम जो अभी आप कह रहे हैं कि एक गैप होता है जनरेशन का, तो उनसे जो मेरी बात हुई थी, तो वो कहते हैं, "क्या तुम अभी अपनी पढ़ाई छोड़ के तुम अभी होटल वाला काम करोगे? वेटर-शेटर तुम बनने लगोगे, क्या करोगे?" मैंने कहा, "नहीं अब्बू जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वेटर-शेटर नहीं बनने लगा, होटल नहीं सँभालूँगा, मैं सिर्फ़ दोस्त की हेल्प कर रहा हूँ, उसने ऑब्वियसली वेटर रखने हैं, सिर्फ़ उसने मैनेज करनी है चीज़।" तो उनको वो चीज़ समझ कहते हैं नहीं सिंस हमारी अपनी भी एक कोहाट में होटल है बट वो खुद उन्होंने रन वगैरह की हुई है सारी, वो बहुत पुरानी है, 3 सेंचुरी की होटल बनी हुई है। तो वो उनके माइंड में वो चीज़ है कि नहीं ये तो होटल वाला काम थोड़ा-सा ना लो टाइप समझा जाता है हमारे इधर। तो उनको मैंने कहा नहीं बिज़नेस है अपना ऑब्वियसली बिज़नेस होगा, बंदा अच्छी तरीके से चलाता है। खैर उनको वो बात समझ नहीं आई, उन्होंने ज़्यादा मुझे ना वो अटेंशन नहीं दी इस चीज़ की, तो मैं आगे दोस्त की हेल्प वगैरह कराई, कुछ टाइम के दोस्त ने अपने थोड़ा साथ-साथ प्रोसेस चलता रहा, उनके लिए जगह ढूँढी, लोकेशन वगैरह हमने ढूँढनी थी। तो मैंने अपने बड़े भाई से बात की और वो इस्लामाबाद में थे, उनको इस चीज़ का पता है, बिज़नेस क्या होता है, किस तरीके से चलाना है, क्या सारा कुछ। सो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि तुम भी स्टार्ट करो, तुम भी साथ दोस्त के साथ में मैंने कहा इन्वेस्टमेंट वगैरह मेरे पास तो है नहीं क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ। हुँ। उन्होंने कहा तुम स्टार्ट करो, मैं इन्वेस्टमेंट तुम्हें देता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा सारा उनसे बिज़नेस मॉडल मँगवाया, सारा कुछ उन्होंने रीड किया, उन्होंने सारा कुछ देख के जब उनको खुद सैटिस्फैक्शन हुई कि हाँ, ये चीज़ थोड़ी चलने वाली है, जो चल सकती है, तो उन्होंने फिर इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ से दी। मैंने फिर दोस्त के साथ जाके मैं वो दोस्त का शुरू से मेरा प्लान था, मुझे कहता था कि तुम आओ इन्वेस्टमेंट करो मेरे साथ। तो फिर हम 1 से 2 हुए, 2 से 3 और फिर 3 से हम 4 दोस्त हो गए, जो कि हमारा बेसिकली मेन ग्रुप था, जो कि हम 4 बेस्ट फ्रेंड थे यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में ही। तो हम लोगों ने स्टार्ट में ये किया और हम पहले दिन से ही मतलब पहले वीक से हम चारों दोस्त इकट्ठे हो गए थे। हमारी दोस्ती वो स्ट्रॉन्ग होते-होते फिर हमने 6th सेमेस्टर में जाके हमने ये स्टार्टअप शुरू किया था और हम चारों दोस्त ही थे, वही बेस्ट फ्रेंड थे हम लोग। बेस्ट फ्रेंड हैं बल्कि अभी भी। हमने स्टार्ट किया बिज़नेस श्योर, श्योर। मोहसिन, मैं एक चीज़ वैसे ना मेरे माइंड में एक आ रही है, जैसे हम आपने रखा ना चाय पराठा, तो कहीं 4 से चाय चाय तो नहीं आप लोगों ने डिसाइड किया था? नहीं, 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 हमने बेसिकली हमारे काफ़ी हमने नाम सजेशन किए थे कि हम कोई डिफरेंट तरीके का तरह का नाम रखते हैं और हमने क्योंकि हम जो दोस्त हैं, हम इसमें से मैं केपीके का हूँ, मेरे जो दूसरे दोस्त हैं, तो वो पंजाब साइड के हैं। एक तीसरे दोस्त हैं, तो वो मेरे आपके हैं सिंध वाली साइड से। जो चौथे हैं, वो भी केपीके के हमने कहा कि काश वो बलूचिस्तान का होता तो हम फिर सूबाई कोई नाम रख लेते कि 4 डिफरेंट सूबों के लोग हैं। तो हमने वो डिफरेंट नाम सोचे थे जिसमें हमारा जो सिंपल नाम रख रहा था हमने बहुत थोड़ा-सा हो के हमारे नाम में है क्या, तो हमने चाय और पराठा ही रख लिया था नाम क्योंकि हमारे पास थी सिर्फ़ चाय और पराठा, जिसमें डिफरेंट तरह की चाय थी, 8-10 किस्म की चाय और पराठे इसी तरीके से थे।
तो वो इस तरीके से हमने नाम फिर उसको सेलेक्ट करके रखा था इस चीज़ का। ठीक हो गया, वो मेरे माइंड में एक आया ना, मैंने कहा हो सकता है। अच्छा, इसमें आपको सबसे बड़ी हर्डल क्या आई कि आपको ये बंद करना पड़ा, और क्या इसमें फाइनेंसिस का इशू आ रहा था, मैनेजमेंट का इशू आ रहा था, लोकेशन का, या आपकी इन्वेस्टमेंट का इशू आ रहा था? तो क्या इसकी वजह बनी फेलियर की? इन्वेस्टमेंट और लोकेशन का इश्यू तो नहीं था, इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास थी, लोकेशन भी काफ़ी हमने ढूँढ के निकाली थी क्योंकि बिज़नेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपकी लोकेशन। लोकेशन आपकी अच्छी और आपकी मार्केटिंग काफ़ी अच्छी हो तो आपका बिज़नेस बहुत चलता है। आप लोकेशन किसी ऐसी जगह खोल लेते हैं कि जहाँ पे चल ही ना सके, लोग ही ना आते हों, फुटफॉल ना हो। हमने खोला था रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट में, जो कि अल जन्नत मॉल के बिल्कुल करीब ही था। तो वहाँ पे आपको पता है रात के 4-5 ही बज रहे हों, मतलब सुबह हो जाती है, उस वक़्त भी लोग होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो वहाँ पे ऐसी रश थी, तो वहाँ पे काफ़ी फुटफॉल ज़्यादा था और हमने वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग काफ़ी की थी। ऑनलाइन भी की थी सोशल मीडिया पे, बट वर्ड ऑफ माउथ आपको पता है बहुत चलती है, हर बंदे से वहाँ के जो रेज़िडेंट्स थे, वहाँ के जो हॉस्टल्स लोग थे, वहाँ उनको जाके बताते थे हम लोग, हमारा रेस्टोरेंट है। हमारा जो इश्यू आया था वो ये था कि हम सिंस 6th सेमेस्टर में थे और हम चारों दोस्त एक ही क्लास के थे और आपको पता है जब आप थोड़ा-सा सीनियर उस पे जाते हैं क्लासेस में जाते हैं, तो आपकी क्लासेस इवनिंग में शुरू हो जाती हैं। तो हमने वर्कर्स वगैरह तो रखे हुए थे ऑब्वियसली और हमने वहाँ पे मैनेजर भी रखा हुआ था। बट हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी सुबह 8:30 से और रात 5:30 कभी 8:30 तक हमारी क्लासेस होती थी डेली की। और उस टाइम पे आपको पता है अगर जब आप अपने बिज़नेस को टाइम नहीं दे पाएँगे या आप अपने बिज़नेस पे आके जाके देखेंगे नहीं, तो वो चीज़ आपको पता है बहुत खराब करती है। ऐसे टाइम तो तो आपके लिए बहुत टाइम इम्पोर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, आपने लोग को लाज़मी करना होता है, बेशक कोई भी बिज़नेस हो। आप उसको एक दफ़ा चला के छोड़ दें, तो आपका कभी भी नहीं चलता, कोई भी बिज़नेस होगा। आपने जाके चेक एंड बैलेंस रखना होता है, लोग कैसे हैं, लोग सैटिस्फाइड हैं, नहीं हैं सैटिस्फाइड, टेस्ट आपकी चीज़ का कैसा है, सही है, लोग पसंद कर रहे हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, वो किस तरह बिहेव करते हैं। तो हमारे साथ इश्यूज़ यही आए थे कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे और जो हमारे वर्कर कुछ 1-2 वर्कर्स थे जो थोड़े बहुत बदतमीज़ी की तरह ना थोड़ा-सा रूड बिहेवियर के साथ जो कस्टमर के साथ पेश आ रहे थे, तो वो कस्टमर्स का ऑनलाइन कंप्लेन करना, तो हम जाके उनसे फिर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत माज़रत करके थोड़ा बहुत चीज़ें सेट कर देते हैं। बट आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता है जब आप ना जाओ, ना जब देख पाओ, तो मार्केट आपका डाउन हो कस्टमर जाता है। ब्रेक हो जाता है कस्टमर। तो वो एक मेन वजह थी कि आपकी टाइम मैनेजमेंट थी। दूसरा ये कि आप चेक एंड बैलेंस सही से हम रख नहीं पाए थे, जिस वजह से हमारा जो कस्टमर था वो काफ़ी ब्रेक हो गया था। मतलब मेजर आपका जो इशू बना वो टाइम मैनेजमेंट का था, बाकी जी, आपकी जी, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट लोकेशन वाइज वो ठीक थी। तो बाकी तो हमारे स्टार्ट में तो हमने बहुत कस्टमर हमारे बिल्कुल सामने आपको पता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्वेटा कैफ़े हैं, बहुत चलते हैं। तो हमारे बिल्कुल सामने एक क्वेटा कैफ़े था जो कि 20 साल पुराना था। तो उसके 2 बड़े-बड़े उसके रेस्टोरेंट्स आमने-सामने 2 बड़ी जगह पकड़ी हुई थी। तो उसके हमने पूरा कस्टमर इतना ब्रेक किया तो उसने एक साइड ना बंद कर दी थी। उसका कस्टमर इतना ब्रेक हो गया था। तो वो आके हमें ऑफ़र्स कराए काउंटर ऑफ़र कि आप 20 लाख रुपए लो, जगह बंद करके चले जाओ, 30 लाख लो, जगह बंद करके चले जाओ। हमने कहा था नहीं भाई हमारा बिज़नेस है, हम क्यों बंद करें? तो वो स्टार्ट में बहुत अच्छा चला था, बहुत अच्छे फुटफॉल हो गई थी हमारे स्टार्ट में। सेल्स आपकी काफ़ी मतलब इंक्रीज़ की आप लोगों ने। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। लेकिन जो मेन इशू था टाइम मैनेजमेंट, आपकी कस्टमर की जो फीडबैक है, वो जो आपको आ रही है, वो आप मैनेज उस तरह नहीं हो पा रही। चेक एंड बैलेंस रखना लाज़मी होता है आपका, वो चीज़ ज़रूरी है बहुत। तो आपने इस चीज़ से क्या सीखा मोहसिन, और आप कभी रिग्रेट करते हैं कि हमें वो बंद करना पड़ा अपना बिज़नेस? एक होता है ना, हर बंदे का एक ख्वाहिश होती है। मोस्टली 99% का तो एक जॉब माइंडेड होता है यार, वो भी बुरी चीज़ नहीं है। हुँ, लेकिन हुँ। सारे कर रहे होते हैं, वो भी एक नीड है। लेकिन एक साइड हसल आप लोगों ने स्टार्ट की थी, वो भी यूनिवर्सिटी टाइम पे, बहुत अर्ली स्टेज पे। मतलब बिल्कुल। आपको एक्सपीरियंस भी उस तरह नहीं होता, आपको जब करते हैं तो तभी आपको एक्सपीरियंस आता है। तो 2 चीज़ें आपसे पूछूँगा, एक तो ये कि आप रिग्रेट करते हैं इस चीज़ को, और दूसरा आपने इससे क्या मतलब चीज़ सीखी जो आप दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे? रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये लाइफ़ की कि मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और बहुत यंग एज में स्टार्ट किया था मैंने अपना बिज़नेस और ऑब्वियसली सक्सेस और लॉस तो आपके हाथ में नहीं होता। वो जब लिखा होता है तो आप किसी तरीके से भी मतलब आपका लॉस हो जाता है। बट मेरे लिए बहुत लर्निंग वाली चीज़ थी, क्योंकि मुझे आपकी जो स्टडीज़ होती हैं, जो बुकिश नॉलेज होती है, वो एक बहुत डिफरेंट तरीके की होती है। वो आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देती है मार्केट का, लोगों का, डील किस तरह करनी है, कस्टमर से बात किस तरह करनी है, तो वो हमने कुछ चीज़ें इसमें अप्लाई की थी। बट रियल लाइफ़ जो आपको एक्सपीरियंस होता है कि जाके अपने वेंडर से किस तरीके से बात करनी है, अपने क्लाइंट से किस तरह बिहेव करना है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके लोगों से बात करना, डील करना, वो एक बहुत डिफरेंट तरीके का होता है। तो वो चीज़ें काफ़ी सीखने को मिली हैं कि आप बिज़नेस स्टार्ट किस तरह करते हो, बिज़नेस में आपकी चीज़ें देखने वाली कौन-सी होती हैं, लोगों से किस तरह से आप बात करें। तो ये काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए और काफ़ी
मुझे जैसे अगर लाइफ़ में कभी दोबारा अपॉर्च्युनिटी मिली गई तो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगा। मेरा आगे का फ्यूचर का प्लान यही है कि मैं अपने लिए एक और अपना कैफ़े या रेस्टोरेंट मैं स्टार्ट करूँगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। और जी, मोहसिन मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि अब जैसे मोस्टली होता है ना कि आप चाहते हैं कि अच्छा यार अब ये तो चीज़ फ्लॉप हो गई है तो नेक्स्ट क्या करना है? तो उसके लिए अब जैसे मार्केटिंग तो आपने फ़ील्ड चूज़ की हुई थी, तो उसके बाद फिर आपने क्या नेक्स्ट स्टेप लिया? और क्या मतलब सोचा कि यार अब मोस्टली ये भी होता है कि इवन मैं भी इस फ़ेज़ से गुज़र चुका हूँ कि आप जब किसी चीज़ में मतलब नाकामी ही होती है किस्म की कोई चीज़ आपकी बंद हो जाए, अब वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ठीक थी, लोकेशन ठीक थी, आप स्टार्टिंग में बिल्कुल। खुद सही मैनेज करते, लेकिन डेफ़िनेटली हर बंदा ओनरशिप नहीं लेता आपके काम की, और इस चीज़ की गारंटी भी नहीं होती कि वो अगला बंदा ओनरशिप लेगा, अनलेस कि आप कभी-कभार ये भी होता है कि आप उनको ज़्यादा पैसे भी देते हैं, लेकिन मतलब जो आपके माइंड में एक विज़न होता है, ये मिशन, वो लोग वो चीज़ बिल्कुल को ऐसे नहीं ही कर है। पाते। तो उसके बाद फिर आपने क्या मतलब आपका हुआ कि जब आपने नेक्स्ट फ़ील्ड चूज़ करने के लिए क्या आपने सोचा? किसी दोस्तों से बात की या आपके माइंड में अपने से आया कि यार मैं अब नेक्स्ट ये फ़ील्ड चूज़ करता हूँ और या इस कंपनी को जॉइन करता हूँ? तो उसके बारे में आपका क्या थोड़ा-सा मुझे बताइए? क्योंकि मेरा ये बिज़नेस स्टार्ट तो हुई तो हमारी यूनिवर्सिटी के टाइम पे ही था और उसके बाद जब मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, मेरे सेमेस्टर स्टार्ट मतलब ख़त्म हुए थे, तो मैंने स्टार्ट किया था साथी एंड साथी से। फिर मैं जॉब उसके बाद ऑब्वियसली आपको ढूँढनी होती है, जहाँ भी आपको मिले पहले जॉब तो आप कहीं भी चले जाते हैं। तो मैंने जॉब स्टार्ट की थी सेल्स की, जो कि कंपनी है अलबारी के नाम से डीएचएल साइट पे। और वहाँ पे मैंने सेल्स में स्टार्ट किया, तब मैंने कहा सेल्स का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत अब मेरे पास है भी, कस्टमर से डील करना, लोगों से डील करना, तो मेरे माइंड में था कि मैं कुछ ना कुछ लोगों से ना चीज़ें बिकवा लूँगा और कर लूँगा। तो मैंने स्टार्ट किया था सेल्स में और बट ये है कि मेरे सेल्स से ही ना मैंने शिफ्ट हो गया था, मेरा किस्मत ही आप लक कह लें या कि सेल्स ही मुझे ना विदिन अ वीक जो हमारे एक वहाँ पे डायरेक्टर सेल्स थे उनको एक कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत थी। तो हमारे कुछ आपको पता है आपका बिहेवियर वो चीज़ सारी नोट की जाती है। तो मैं था, मेरे साथ एक और कोलीग थे। तो मेरा नेचर थोड़ा ऐसा था कि मैं जाके सबसे मिलता था। जो जिस बंदे को मैं पहचानता भी नहीं था, वहाँ जाके अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बड़े अच्छी मज़ाक से मिलना। कुछ लोग तो बहुत चुप करके कोने में बैठे होते थे, मिलते नहीं थे, ना बात करते थे। तो मैं जो नए बंदे को देखूँ ऑफ़िस में सलाम करूँ, क्या हाल है, कैसे हैं आप? कौन से डिपार्टमेंट से हैं, क्या हैं? तो वहाँ पे हमारे थे एडमिन के हेड थे। तो उनको हमारी ड्यूटी लगवाई थी डायरेक्टर सेल्स ने कि आप मेरे लिए कोऑर्डिनेटर ढूँढें। तो उनको मेरा नेचर शायद अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा था कि आप मुझसे ना मिलें मीटिंग के बाद ना आप लोगों के सेशन के बाद। तो मुझे डर लग गया कि मैंने कहा पहले हफ्ते में ही लगता है कोई कंप्लेन-शम्प्लेन आ गई है, पता नहीं क्या हुआ है। तो मुझे था, मेरे साथ में एक और कोलीग थे मेरे, उनको बुलाया था, तो उनका इंटरव्यू पहले हुआ और फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू, मैं गया तो रूम में बैठा, मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो डायरेक्टर आ गए, वो बैठ के ना, तो अब जो हमारे एडमिन थे तो डायरेक्टर जो थे काफ़ी यंग थे, उनकी एज उस वक़्त तकरीबन 30 के अराउंड एज थी मेरे ख़्याल में और मैं उस वक़्त 25-26 का था। तो वो बैठे वहाँ पे और उन्होंने इंटरव्यू लिया कि आप क्या करते हैं? आपने इंट्रोडक्शन करवाया, मैंने इंट्रोडक्शन करवाया सारा, मैं कोहार्ट से हूँ, इस तरह मैंने एजुकेशन की है ये वो। तो उनको ना इंटरेस्ट हुआ, उन्होंने कहा कि आप कोहार्ट से हैं? मुझे डायरेक्टर कहते हैं, मैंने कहा जी मैं कोहार्ट से। कहते अच्छा, अच्छा ठीक है। तो मुझे उस चीज़ का पता नहीं चला, उन्होंने खैर पूछा क्या करते हैं, सारा कुछ कहाँ से हैं? एजुकेशन का मैंने सारा बताया और उन्होंने कहा ठीक है आप जाएँ, आपको ना हम जॉब बता देंगे आप। और जैसे ही वहाँ से निकला तो 5 मिनट के बाद मुझे ना दोबारा से वो एडमिन ने बुलाया कि जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने ना आपको सिलेक्ट कर लिया है फॉर दिस रोल और आज से ना आप कल से बल्कि आप उनके साथ ना कोऑर्डिनेशन में होंगे। अभी आप जाएँ उनसे नंबर वगैरह एक्सचेंज करें और आपकी कल से कोऑर्डिनेशन वाली जॉब है। तो मैं एकदम से शॉक कि भई मैं तो सेल्स करने आया था, मुझे तो कोऑर्डिनेशन का रोल का कुछ पता ही नहीं है कि मैं किस तरीके से बात करूँ, क्या करूँ? तो मैं डरा-डरा गया उनके एग्ज़ीक्यूटिव फ्लोर है, वहाँ पे गया, नॉक किया, उनके रूम में एंटर हुआ, उनसे इंट्रोडक्शन कराया, तो वहाँ पे सारे जितने हमारे सीईओज़ थे, वो सारे सारे इकट्ठे बैठे हुए थे। तो मैंने सलाम किया, मैंने उनसे कहा कि सर आपने मुझे काइंडली नंबर वगैरह एक्सचेंज कर लें ताकि कोई भी कोऑर्डिनेशन करनी हो तो मुझे बताएँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कोहाट से किस इलाके के हो? मैंने कहा मैं कोहाट मेन सिटी का हूँ। तो बात ये यहाँ से देखिए, उन्होंने कहा था कि मैं भी कोहाट का हूँ। तो मुझे पता चला कि वो मेरे जो डायरेक्टर हैं वो भी कोहाट के हैं और हम दोनों ने सेम कॉलेज में पढ़ा हुआ था, वो मेरे सीनियर थे बट वो कभी आपको ऑब्वियसली इतना पता नहीं चलता। तो मेरे कॉलेज में मेरे वो सीनियर थे और वो कोहाट से थे, तो उस वजह से उनको वो पसंद आया कि यार कोहाट का बंदा है, ट्रस्टवर्दी है तो इसको अपने पास रख लो। तो एक तो मेरी होता है ना जॉब वहाँ आपके से मेन
सेम जगह पे हों, सेम कॉलेज के हों या आप एक बार सेम रहता है। सिटी के हो, तो वो एक थोड़ा-सा ना ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा-सा हो जाता हाँ, है। तो मेरी वहाँ से जॉब स्टार्ट हुई थी और फिर वहाँ से मैं काफ़ी अच्छा वहाँ उनके साथ कोऑर्डिनेशन रही, तो वहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 साल काम किया है और बड़ा अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस बहुत। वो आज भी मुझे कॉल करते हैं, आज भी मुझसे बात करते हैं मतलब कि आ जाओ वापस मेरे पास जॉब करने के लिए, मेरे पास दोबारा आ जाओ। तो आज भी काफ़ी अच्छा उनके साथ मेरा एक बॉन्ड बन जाता है ऑब्वियसली आपका। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपनी जो मेरी कैरियर था। अच्छा मोहसिन, आपकी इंटर्नशिप हुई और ये आपकी एक किस्म की सेकंड जॉब थी या थर्ड भी कह बिल्कुल, सकते हैं, क्योंकि आप सेल से एकदम से कोऑर्डिनेटर पे बिल्कुल। शिफ्ट हुआ आपका। सेल्स व कोऑर्डिनेशन दोनों साथ-साथ चलती रही थी मेरी। तो उस इस लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस कैसा था इंटरव्यू के दौरान? होता है ना, मतलब आप जब जाते हैं, आपकी एक तो इंटर्नशिप में तो चलो ज़्यादा ही डर होता है क्योंकि आपको बिल्कुल ही ज़ीरो एक्सपीरियंस होता है, लेकिन बिल्कुल। इंटर्नशिप के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका ना ज़रा बूस्ट करता है। तो जब आप इंटरव्यू देने गए आपके सेल्स का, उस टाइम क्या था? और जब डायरेक्टर, आपको डायरेक्टर के साथ डायरेक्टली काम करने का मौका मिला, तो उस टाइम जो इंटरव्यू हुआ तो उसमें आपका कैसा कॉन्फिडेंस था और कैसे उसको बूस्ट किया आपने? कॉन्फिडेंस स्टार्ट में तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा ना बंदा घबराया होता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा? और मैंने उस वक़्त इतने इंटरव्यूज़ दे चुका था मैं कि मैं कॉन्फिडेंस ऐसा था कि बस मैं बगैर किसी डर के जा रहा था कि यार आपने रखना है तो रखें, नहीं रखना है तो ना रखें। क्योंकि आपको पता है जॉब चाहिए होती है हर बंदे को और कभी एक कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपको जॉब मिल नहीं रही होती, तो आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए थे डिफरेंट जगह पे। मेरे रेज़िडेंस के पास जो जगह थी वहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए थे। बट किसी में हो नहीं रहा था। फिर जब मैंने सेल्स का इंटरव्यू दिया था तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गया था कि यार रखना है तो रखेंगे, नहीं रखना है तो बस खैर वैसे भी जॉब तो नहीं मिल रही। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गया था कि उसने जो भी सवाल किया तो मैं ना बढ़-चढ़ के उसको जवाब दे रहा हूँ उनको जो हमारी सर थे वहाँ पे। और जिन्होंने मज़े की बात जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था तो वो भी काफ़ी इम्प्रेस हुए थे मुझसे और उन्होंने काफ़ी ना वो आज तक वो उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। उन्होंने भी मुझे कहा था कि मेरे साथ वो सिंस वो उन्होंने स्विच कर ली थी जॉब वगैरह तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे साथ काम करें, आप बहुत एक्स्ट्रोवर्ट टाइप हैं, बहुत ज़्यादा ना आप कॉन्फिडेंस वाले बंदे हैं। तो फिर वो काफ़ी मेरा अच्छा कॉन्फिडेंस था, वहाँ से मेरी जॉब स्टार्ट हुई और फिर मैंने जैसे बताया कि नेचर पे बात होती है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रोवर्ट थोड़ा आप एफर्ट्स दिखाते हैं कहीं भी जाके, कि आप कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, तो फिर जाके लोगों की नज़रों में आप आते हैं। तो मैं वहाँ जाके पहली जॉब में सबसे प्यार से मिल रहा, इज़्ज़त से अस्सलाम वालेकुम, वहाँ किसी से बात करना, आप क्या करते हैं, आपकी पोज़ीशन क्या है? तो बंदे को अगली बंदा नोटिस होता है उस चीज़ में। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है आपकी। जब अगर आप किसी जॉब में जाके डल होके चुप करके साइड पे बैठे रहेंगे, आपको कोई नोटिस नहीं करेगा, सब कहेंगे कि यार ऐसे काम नहीं आता, ये कुछ नहीं करता। और जब आप जाके लोगों से मिलेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो ऑब्वियसली लोग आपको नोट करते हैं और उसी तरह से फिर मेरी डायरेक्टर से मेरी जो भी इंटरव्यू होता है, वो भी सेम इसी तरह का था। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत जो है ना कम्युनिकेशन पॉलिश हो स्किल्स गए हुए बहुत थे। मैटर करते हैं। और बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। आप वैसे नॉर्मली होता है कि मैंने जो मेरी कम्युनिकेशन लोगों के साथ रही है ना, तो उसमें 90% लोग सेल्स में जाने से घबराते हैं। तो आपका, मेरे ख़्याल में जो मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ बात करके, क्योंकि हम नॉर्मली वैसे खुद भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं, तो उस बिल्कुल, हिसाब से, और जो आपका जो एक्सपीरियंस पास्ट में रहा है, उसमें आपने मतलब आपका सेल्स के ऊपर तो ऑलरेडी एक था ना ग्रिप, जब आपने चाय पराठा शुरू किया, बिल्कुल। तो उस वजह से भी आपको थोड़ा बूस्ट मिला और कुछ जो इंटरव्यूज़ वगैरह आपने दिए उस वजह से भी काफ़ी। और एक मैं आपसे ना कुछ ये भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आप रिलीजियस तौर पे भी फॉलो कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल। आपका जब जॉब नहीं मिल रही थी तो उस टाइम आपका क्या कंडीशन थी? एक होता है कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग बहुत टेंशन लेते हैं और इवन कुछ सुसाइडल टाइप भी हो जाते हैं। तो उस टाइम आपने इस चीज़ को कैसे कवर किया? क्योंकि मेरे मेरे ऊपर भी ये फ़ेज़ आ चुका है कि इस टाइम आप जॉब ढूँढ रहे होते हैं और आपको जॉब नहीं मिलती। तो उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। अब मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि जहाँ पे अल्लाह ने आपकी एक राह लिखी है, तो डेफ़िनेटली वो कभी-कभार वो आपका टाइम आया नहीं होता जो आप स्विच कर सकें। तो आपकी इसके ऊपर क्या एक थॉट है? कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर करना चाहें या वैसे आपका कोई एक्सपीरियंस हो? रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत मैटर करता है इस चीज़ में। लक एक तो आपकी बहुत होती है और दूसरा आपकी दुआओं से बहुत चलता है। आपको बिलीव होना चाहिए खुद पे और अल्लाह पे ऑब्वियसली क्योंकि वो जो आपके लिए सोचते हैं, जो आपके लिए जहाँ पे आपका रिस्क लिखा होता है, आप खुद ब खुद ही वहाँ चले जाते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि मेरी 2-3 जॉब्स मेरी ऐसी रही हैं कि मैं जहाँ पे मेरा इरादा ही नहीं था, ना मेरा माइंड था कि मैंने वहाँ जॉब करनी है या मैं शायद वहाँ जाऊँ और मेरे वहाँ बस अल्लाह की तरफ से बुलावा था, तो मैं ऑटोमैटिकली वहाँ गया और खुद गया वहाँ पे। तो जो मेरी पहली जॉब थी, जो सेल्स वाली जॉब थी, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे चुका था और मैं बहुत तंग आया हुआ था कि यार नहीं तो मैं बस वर्ज पे था कि मैं अपनी हिम्मत हार रहा था कि यार बस नहीं है,
जो होगा देखा जाएगा। बट मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि यार ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको एक प्लान बनाना चाहिए कि आपने कहाँ जॉब करनी है, किस फ़ील्ड में करनी है और आप उसके लिए अप्लाई करें, अपनी अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल बिल्ड करें, रोज़ी पे आपकी प्रोफ़ाइल होती है वो बिल्ड करें और लोग जो आपकी रेलेवेंट फ़ील्ड होती है उसमें आप अप्लाई करते जाएँ। और इंटरव्यू जितना ज़्यादा इंटरव्यूज़ देंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप इंटरव्यू नहीं देंगे, डरेंगे कि नहीं यार पता नहीं क्या सवाल होगा, क्या होगा, डर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे आपसे? ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि नहीं रखना आपको, बस आपके साथ हमने नहीं चलना आगे, किसी और को हायर कर लेंगे, बस यही कहेंगे। हम उस लोग इससे डरते हैं, हम डिनायल से डरते हैं कि नहीं हमें तो वो कह देंगे कि नहीं रिजेक्ट कर देंगे, सीवी नहीं हमें एक्सेप्ट करेंगे, तो हम डरते हैं उस चीज़ से, जिस वजह से लोग अप्लाई ही नहीं करते काफ़ी चीज़ों के लिए। तो वो करना चाहिए, जितना आप अप्लाई करेंगे, तो उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप रिजेक्ट होंगे, आपको पता चलेगा कि यार मैंने अच्छा क्या बोलना है, किस तरीके से बात करनी है। तो आप खुद से प्रैक्टिस किया करें। जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी, तो मैं यहाँ पे मेरा था कि मैं बिलीव बस था कि यार मैं नहीं आना कहीं पे भी। यहाँ पे भी मेरा था जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि बस नहीं होगा तो नहीं होगा और मेरा यहाँ पे बिल्कुल दिल नहीं था। मैंने कहा इतना बहुत मेरे मुझे तकरीबन 1 घंटे के फासले पे था इनका ऑफ़िस और बहुत दूर पड़ता था। मैंने कहा कि भई मैं तो यहाँ मुश्किल है मेरी जॉब और अगर हो भी गई तो मैं जाऊँगा ही नहीं यहाँ पे। इतनी दूर कौन जाएगा डेली सुबह उठ के और फिर वापस भी आना। तो मैंने इंटरव्यू दिया और उनको मैं पसंद आ गया और मेरा इरादा था ही नहीं कि मैंने जाना है। उन्होंने कहा कि भई हमने आपको हायर करना है, आप आ जाएँ। अब मैं वहाँ पे कन्फ्यूज़ कि अब मैं क्या करूँ? मैं तो जाना ही नहीं था यहाँ पे। तो वो वही बात है कि अल्लाह ने वहाँ लिखी हुई थी, तो मैंने कहा ठीक है अब ना होने से कुछ होना बेहतर है, खैर है थोड़ा बहुत ख्वारी कर लूँगा, चले जाऊँगा। तो वहाँ मेरी जॉब हुई है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस बना मेरा, काफ़ी अच्छी मेरी लिंक्स बने वहाँ पे और सेल्स में आपको पता है फिर आपने काफ़ी क्लाइंट से बात करनी, लोगों से बात करनी, तो डिफरेंट लोगों से मेरी दोस्ती हुई, क्लाइंट्स बने मेरे अच्छे काफ़ी, जिसपे मैंने कुछ सेल्स भी करवाई थी और फिर ऑब्वियसली एग्ज़ेक्टिव लेवल से भी दोस्ती काफ़ी अच्छी होती है आपकी फिर इस चीज़ में। अच्छा मोहसिन, अभी आपने लिंक्डइन की बात की है तो बातों में से जो बात निकलती है, मैं बिल्कुल। आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आप सबसे ज़्यादा किस प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं? फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मुझे नहीं पता अब आप कौन-कौन से यूज़ करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आपने लिंक्डइन का नाम लिया ना, तो बिल्कुल। लिंक्डइन में क्योंकि मैं खुद भी लिंक्डइन पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि लिंक्डइन बेटर है या इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक, या ये अलग-अलग हर जगह पे, क्योंकि आपकी डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड है, तो बिल्कुल। या ये सब अलग-अलग पार्ट जो है प्ले करते हैं, या आपको एक पर्टिकुलर जो है प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे अगर आप कोई अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं या कोई अपने ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं। सोशल मीडिया में ये है कि आपके जो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं और डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। आपके जो फ़ेसबुक है वो एडवर्टाइज़मेंट, इंस्टाग्राम एडवर्टाइज़मेंट्स के लिए जो यूज़ होता है। आपके जो प्रोडक्ट हैं, आपने अपने पेज बनाना है, उसके लोग ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। जो लिंक्डइन प्लेटफ़ॉर्म है आपका, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे आप प्रोफ़ेशनल तरह का कंटेंट लगाते हैं, वहाँ पे आप जॉब सर्च के लिए या आप अपनी सीवी टाइप की बिल्ड करते हैं। जो आपकी लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल होती है, बेसिकली वो आपकी एक सीवी होती है कि आप वहाँ पे क्या करते हैं। तो वहाँ से जो रिक्रूटर्स होते हैं, वो आपको सर्च करके आपको बहुत ईज़िली आपको मतलब एवेलुएट कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी जॉब क्या है, आप क्या करते हैं, आपकी फ़ील्ड क्या है। तो लिंक्डइन जो है वो मोर ऑफ अ प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है कि आप वहाँ पे आप प्रोफ़ेशनल तरीके से लाइक मोर सूटेड बूटेड टाई वाली वो उस तरह का प्लेटफ़ॉर्म है। जो आपका फ़ेसबुक है और इंस्टाग्राम है तो वो आपका मोर ऑफ कैज़ुअल वे है कि मतलब आपका जो कैज़ुअल कंटेंट होता है आप उस पे वो लगाते हैं। कि आपकी डेली पोस्ट वगैरह आ रही है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो आप उस पे लगा दोगे आपकी उसकी ऑडियंस ज़्यादा होती है वहाँ पे। लिंक्डइन पे लोग जॉब सर्च के लिए ज़्यादा जाते हैं और वहाँ पे आप ना लीड जनरेशन आपकी थोड़ी-सी मुश्किल होती है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचना है, कोई प्रोडक्ट आपने सर्च करना है तो आपको फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। आप फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे जॉब नहीं ढूँढ सकते, बहुत मुश्किल से आपको मिलती है। जॉब के लिए आपको आपके लिंक्डइन और रोज़ी और डॉट पीके वगैरह इस तरह के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं। तो इनमें इस तरह का डिफ़रेंस आता है। स्नैपचैट और हो गया, टिकटॉक आपको पता है आजकल हर बंदा टिकटॉक यूज़ करता है, बट उसका एक डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, आप उसको डिफरेंट तरीके से चला सकते हैं उसको। अच्छा मोहसिन, जब आप यूनिवर्सिटी से मतलब आपकी यूनिवर्सिटी क्लियर हुई तो उसके बाद मतलब आपने बीबीए किया, एमबीए किया, और आई थिंक आपने बैरियर यूनिवर्सिटी से जी, बिल्कुल। बैरियर यूनिवर्सिटी से आपने किया। तो मुझे अब ये बताएं कि जब मोस्टली होता है कि 90% ना मतलब
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का या ओवरऑल है, आई डोंट नो। लेकिन हुँ, मैं एक हुँ। वैसे एक फैक्टर होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो आपको, क्योंकि आजकल आपको पता है बेसिक जो आपकी मतलब नॉलेज है या एजुकेशन है उससे आपको उस तरह चीज़ें नहीं मतलब जॉब्स मिलती। आपको कुछ सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं, स्किल सीखने पड़ते हैं। तो जब आप यूनिवर्सिटी से निकले तो आपको ये चीज़ें आती थी, मार्केटिंग वगैरह करना, एड्स चलाना, या आपने बाद में सीखी? और अगर सीखी तो कहाँ से सीखी? किस तरह आप अपनी नॉलेज को अपडेट रखते हैं? ये चीज़ें थोड़ी-सी ऑडियंस के साथ शेयर करें, ताकि कुछ जो लोग अभी न्यू हैं, जो बेसिकली बिल्कुल। कॉलेज में हैं या अभी स्कूल में हैं। मैं तो बेसिकली बहुत अर्ली एज पे ही लोगों को प्रेफ़र करता हूँ कि आप इस चीज़ को रिसर्च करना शुरू कर दें, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल बहुत से करना लोगों को नहीं चाहिए। होता। तो आप एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने किस तरह से लर्निंग की, इन टूल्स की और ये सारी चीज़ों की? टूल्स आपको पता है आजकल तो डिजिटल ज़माना है और इंटरनेट आपको पता है इतना ज़्यादा वास्ट हुआ हुआ है, हर चीज़ में आपको आजकल तो ख़ैर एआई भी आ गया, आजकल तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, जो आजकल की जनरेशन है। हमारे टाइम पे तो एआई वग़ैरह इतना नहीं फैला हुआ था। अ, जो आपके कोर्सेज़ वग़ैरह हैं, जो आपकी लर्निंग है ऑनलाइन, तो वो बहुत ज़्यादा ईज़ी है। आपकी ऑनलाइन इतने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आपको फ्री कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे होते हैं। जिस तरह के आजकल आपको ई-कॉमर्स के आए हुए हैं, 2 एक बड़े जायंट हैं, आपका एनेबलर्स है और आपका एक दूसरा है जो सनी वैली वाला है, उसका नाम मुझे भूल गया, क्या नाम था? एक्सट्रीम एक्सट्रीम कॉमर्स की कॉमर्स बात कर सॉरी। रहे हैं आप? जी, हाँ, जी। एक्सट्रीम कॉमर्स वाली बात कर रहा हूँ मैं। जो एक्सट्रीम कॉमर्स है और एनेबलर्स हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा फ्री कोर्सेज़ पड़े हैं। उसके अलावा आपके जो डिजिटल के लिए एक है डिजी स्किल्स के नाम से, जो कि फ्री कोर्सेज़ आपको ऑफ़र करता है और इस तरह से और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आपको कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं। गूगल के कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कुछ एचपी के हैं, आपको फ्री कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं। वहाँ से आप जाके अपने कोर्सेज़ रजिस्टर कराते हैं, आप वहाँ पे सीखते हैं और वो वीकली बहुत कम आपको टास्क वगैरह देते हैं, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट वहीं से किया था कि मैं जो मेरी फ़ील्ड थी, मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की हुई थी और मेरा अपना बिज़नेस भी था, तो उसके लिए मुझे चीज़ें सीखनी थी। बट कुछ सिखाने वाला था नहीं उस वक़्त और जो मेरे टीचर थे, उनसे मैंने मशवरा लिया था। उन्होंने मुझे कहा था कि आप कोर्सेज़ वगैरह स्टार्ट कर लें और कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज थी, एजुकेशन जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। कुछ टीचर से मशवरा लेना, उनसे पूछना कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। और कुछ मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ पढ़े थे, तो वहाँ से मैंने डिजिटल के मेन बेसिक्स वगैरह सीखे थे वहाँ से और उनको चलाया था। फिर एड्स जब तक आप खुद वही बात है, जब तक आप खुद कुछ चीज़ ना चलाएँ, ना लगाएँ, ना दिखाएँ, तो आप नहीं कर सकते उस चीज़ को। जब तक खुद आप एक चीज़ को ना फिज़िकली प्रैक्टिस मतलब आप प्रैक्टिस ना करें उस चीज़ को, तो काफ़ी मुश्किल होता है आपके लिए। तो वहाँ से इस तरह मैंने ऐसे-ऐसे स्टार्ट किया, फिर मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी, तो वहाँ मैंने फिर जो मेरे कुछ सीनियर्स थे, जो मेरे मैनेजर्स वगैरह थे, उन्होंने मुझे फिर एड्स लगाना सिखाया कि एड्स किस तरीके से लगाते हैं, क्या चीज़ उसमें देखी जाती है, क्या तो वो इतना मुश्किल नहीं होता, वो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं और फिर जब आप खुद उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपके लिए वो ईज़ी होता है सीखना। बट कुछ लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। अच्छा, एक इसमें ना बड़ा फैक्टर रहता है लोगों को कि लीड जनरेशन पर्सनली मुझे खुद भी थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि आपको पता है जब आप वाली बात बिल्कुल है कि ऐसे ही है। जब तक आप प्रैक्टिस ना करो, एड्स वगैरह तो ये है कि मैं रनिंग खुद ही कर लेता हूँ, लेकिन लीड जनरेशन में एक थोड़ा-सा रहता है। तो जो हमारी बिल्कुल। आपस में हमने काम भी किया है इकट्ठे एक जगह पे, तो उससे मैंने देखा कि आप लीड जनरेशन में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आई गेस आपने 900 प्लस प्लस कुछ लीड्स आपने प्रोवाइड भी की थी और उससे वो काफ़ी बिल्कुल, बिल्कुल। क्लाइंट्स भी हुए थे। तो उस बारे में थोड़ा-सा ना मतलब मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें व्यूअर्स के साथ कि वो डिफ़िकल्ट होती है या मतलब ईज़ी होती है, और उसको आप किस तरह इफ़ेक्टिव बना सकते हैं? कुछ आप अपने सोर्स ऑफ लर्निंग बताएँ कि आपने उससे क्या सीखा और कौन से वर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए? क्योंकि कुछ वर्ड्स भी होते हैं जो कैची होते हैं, डेफ़िनिटली आपकी पोस्टिंग कॉपी, आपकी एड बिल्कुल इमेज और ऐसे ही ये है। सारी चीज़ें। तो उस बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि वाक़ई डिफ़िकल्ट है या ईज़ी है, और इसको कैसे कर सकते हैं? सोशल मीडिया के एड्स लगाना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ़ उस पे थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपना पहले तो आप गोल देखते हो कि आप करना क्या चाह रहे हो। आप एड लगा रहे हो तो उसपे आपको आउटकम क्या चाहिए उसका क्योंकि कुछ लोग होते हैं बस लीड चाहिए, हमें लीड्स चाहिए। तो वो लीड किस तरह की चाहिए, आप अपने ऑडियंस देखती हैं कि आपकी ऑडियंस किस तरीके की ऑडियंस है, आप किस लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। हमारे लोग कहते हैं कि बस एक प्लॉट बेचना है हमने तो बस उसका ऐड बनाओ, पिक्चर बनाओ, कैप्शन लिखो और लगा दो ऐड। वो लोग नहीं देखते कि हमारी ऑडियंस जिसको हम बेच रहे हैं वो किस इलाके में रहते हैं, किस तरीके की ऑडियंस है। तो आपने वो चीज़ें काफ़ी फैक्टर वो चीज़ें आपने थोड़ी बहुत स्टडी करनी होती हैं ऑब्वियसली क्योंकि उसके बगैर आप नहीं कर सकते। आप रैंडम ऐड लगाएँगे तो रैंडम लोग आपके लिए आएँगे और वो लीड कन्वर्जन नहीं होगी उस चीज़ की। तो आप जब ऐड लगाते हैं तो आप पहले अपनी ऑडियंस को ना स्टडी करते हैं कि आपकी ऑडियंस पसंद क्या करती है, ऑडियंस है किस तरीके की।
वो आप चीज़ें देखते हैं पहले, उसके बाद फिर आप जब ऐड जो क्रिएटिव बनाते हैं, तो आप उस एज ब्रैकेट जो आपका होता है, अगर वो 50 प्लस या 60 प्लस लोग हैं, तो आप उनके लिए उस तरीके का कंटेंट बनाते हैं, उस तरीके की वो इमेज लगाते हैं कि उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो आप बड़ा-बड़ा प्रॉफ़िट का कुछ लिख देते हैं कि इतने परसेंट प्रॉफ़िट होगा या इतने परसेंट रिटर्न आएगा। तो वो एक माइंडसेट उस तरह का होता है कि यार प्रॉफ़िट वाली चीज़ है, तो वो उस चीज़ को देख के डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर तो कोई यंग ऑडियंस है, तो उनको आप कोई अट्रैक्टिव चीज़ दिखाते हैं कि भई कुछ अच्छी एमेनिटी है, कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, तो वो चीज़ उस तरह लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो आप उस तरीके से अपना जो आपका क्रिएटिव होता है, आप वो डिज़ाइन करवाते हैं और क्रिएटिव जितना मिनिमल हो, उतना अच्छा रहता है। अगर आपका क्रिएटिव बहुत भरा हुआ है, जो आपका डिज़ाइन होता है, उससे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आपने क्लटर्ड किया हुआ है, भरा हुआ है टेक्स्ट वगैरह, तो वो उस तरह से आपको फेसबुक उस तरह प्रमोट नहीं करता, उतना ज़्यादा उसकी रीच नहीं मिलती। और जो आपका टेक्स्ट होता है, वो आपने सिंपल और एसईओ टाइप का करना होता है कि आपको जो कीवर्ड्स होते हैं, जो उसमें कुछ कीवर्ड्स आपने लगाने हैं, आपके जो टेक्स्ट है, आपकी जो कॉपी होती है, जिसको आप कैप्शन नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, उसमें आप अपने कीवर्ड जिस तरह लगाते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, उसकी नॉलेज, उसकी चीज़ें, आपकी जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसमें लिखनी होती हैं आपने। और जो टारगेट होती है, तो वो आप अपने एज गैप से हिसाब से रखते हो कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का प्रोडक्ट है। अगर वो बच्चों का है, तो जैसे कोई अगर बहुत ही छोटे बच्चे हैं, जो टॉडलर्स होते हैं, उनकी कोई चीज़ें रखनी है आपने, तो वो आप ऑब्वियसली एज गैप आप ऐसे रखोगे कि जो पेरेंट्स होते हैं, वही वो चीज़ देखेंगे, वही बाय करेंगे। तो आपने उनको टारगेट करना है, जो कि 30 प्लस होते हैं आपके। तो आपने 20 से 30 वाला जो एज गैप है, उसको आप टारगेट करके आपको पैसे ज़ाया हो रहे हैं। क्योंकि वो लोग बहुत कम होते हैं कि वो जो मैरिड होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। जो मेजॉरिटी आपका एज गैप होता है, तो वो 30 प्लस का होता है, 30 टू 60 प्लस वाले जो होते हैं। वहाँ से लोग होते हैं, वो पेरेंट्स होते हैं, वो स्क्रॉल करके बच्चों के कपड़े देख रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा अक्सर मदर्स होती हैं कि वो स्क्रॉल करके देख रही होती हैं कि बच्चों के कपड़े लेने हैं, तो उनको वो फिर आपका ऐड नज़र आता है। तो वो इस तरह से आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप अपने टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, किस इलाके में रखना है। जो आपके अगर आप ओपन आपके ऐड लगाते हैं आप, जो कि टारगेट ऑडियंस आप सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो आपका जो ऐड है वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, कि थोड़े-से उसकी कॉस्ट काफ़ी कम लगती है उसके। बट अगर आप थोड़ा-सा स्पेसिफिक जाते हैं कि नहीं, मैंने जैसे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में मैंने एक सेक्टर है आपका, उस सेक्टर में मैंने लोगों को टारगेट करना है। तो वो फिर थोड़ा आपको कॉस्ट ये है कि कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है उस ऐड की, बट ये है उससे आपको सॉलिड लीड्स आती हैं और वो कन्वर्जन में आपको ऑब्वियसली सेल्स पे डिपेंड करता है कि सेल्स वाला जो आगे बंदा है वो किस तरह का बैठा हुआ है। अच्छा तो मोहसिन, सारा उस पे इसकी डिपेंड सारी करता है। कन्वर्सेशन से जो भी आपने की है, इसमें मैंने जो एनालाइज़ की है और जो आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है कि बेसिकली आपकी लोकेशन और आपकी टारगेट ऑडियंस पे जो है सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है आपकी ऐड की, ठीक है? बिल्कुल और ऐसे ही उसी है। से आप डिसीजन भी ले पाते हैं कि जैसे अब आपने बताया कि आप 30 प्लस के जो हैं वो पेरेंट्स होते हैं, और ये मोस्टली ट्रू भी है क्योंकि हुँ, अब तो चले थोड़ा सा ट्रेंड चेंज भी हो रहा है, लेकिन मोस्टली 90% तो अभी केस यही है कि बिल्कुल 30 ऐसे ही है। प्लस जो हैं वो पेरेंट्स होते हैं। तो उसी से रिलेटेड आपने बात की कि जैसे अगर कोई अब इसी तरह बूढ़ा बंदा है जो एक बिजनेसमैन है, जो मतलब 40 प्लस हो गया, 50 तक का होगा, तो उसके लिए फिर आप विजुअल भी उस तरह डिज़ाइन करवाते हैं? क्योंकि अभी आप मैं पूछना ही चाह रहा था क्वेश्चन, तो आपने खुद ही उसका आंसर कर दिया कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यार अगर 50 प्लस है तो उसको कैसा क्रिएटिव दिखाना है। तो आपने उसमें बता दिया कि आप बड़ा बड़ा प्रॉफिट लिख देंगे या उस बड़ा-बड़ा तरह लिख के दीजिएगा। वर्ड्स या इमेजेस उस तरह की यूज़ करेंगे। तो क्योंकि उस एज में जो आपको होता है ना, लोगों को माइंड होता है कि मुझे प्रॉफ़िट चाहिए, उन लोगों को प्रॉफ़िट चाहिए। तो हमारी तरह यंग होते हैं, अगर हमें फूड की चीज़ें चाहिए, हमें पिज़्ज़ा पे डील लगा के दे दें या हमें कोई फूड हो गया, कोई बर्गर हो गया, उस पे डील लगाएँ तो हमें वो चीज़ें अट्रैक्ट करेगी। तो वो डिफरेंट एज गैप इस तरह से आपका डिफरेंट होता है इससे। अच्छा, ये जो ऑडियंस आप बता रहे हैं, तो ये ऑडियंस का आपको कैसे पता चलता होता है ना? कोई तरीका तो होगा ना पता करने का? कोई रिसर्च आप देखते हैं या आप पहले ए बी टेस्टिंग करते हैं? क्योंकि ए बी टेस्टिंग भी होती है कि आप बिल्कुल होती है। लैंग्वेजेस के ऊपर आप मतलब थोड़ी टेस्टिंग करते हैं। और अगर कोई एक स्टार्टअप है, तो वो किस तरह से इन चीज़ों को माइंड में रख के कम पैसे लगा के, क्योंकि वैसे एक तो ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी चीप भी है एज़ कम्पेयर बिल्कुल, टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल ऐसे ही तो है। वो तो आपकी मतलब आप कह रहे हैं अगर आप ₹100 आपका लग रहा है तो ₹50 आपके लगेंगे, और उसको भी अगर इफ़ेक्टिव बनाना हो एज़ अ स्टार्टअप, तो आप क्या सजेशंस देते हैं? इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको जो सबसे पहले अगर कोई स्टार्टअप है, तो उनको पहले अपने ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। हमारी मोस्टली स्टार्टअप्स का इश्यू ये होता है कि वो कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में कुछ, तो वो डायरेक्ट उसकी लीड स्टार्ट कर लेते हैं, कन्वर्जन की तरफ जाना चाहते हैं। तो एक नए बंदे को, एक लेमैन को नहीं पता होता कि वो चीज़ क्या है, तो वो ऑब्वियसली वो अपनी लीड उस तरह फ़िल नहीं करता। वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो फॉर्म फ़िल कर देता होगा कि हाँ, मुझे इस चीज़ के बारे में मालूमात चाहिए, बट वो उससे इंटरेस्टेड नहीं होगा।
तो इसके लिए प्रॉपर एक मार्केटिंग फ़नल होता है आपका, जो आपके सबसे पहले आपका अवेयरनेस का होता है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, तो आप उसकी ना एंगेजमेंट करते हो, कि आप पहले एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के लिए आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया ब्रांड आ रहा है, कपड़ों का ब्रांड है या कोई फूड का है, तो आप उसके पहले अवेयरनेस क्रिएट करते हो। अक्सर मोस्टली आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि कोई नया ब्रांड आया तो उसका सिर्फ़ ना एक टैगलाइन लगी होती है, आपने बिलबोर्ड्स देखे होते हैं, उसकी सिर्फ़ एक टैगलाइन लगी होती है और कुछ नहीं लिखा होता आगे। उसमें ना लोगो होता है ना कुछ, एक सिंपल सी लाइन लिखी होती है, तो वो लोगों में ना क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है कि ये क्या चीज़ है नई। फिर आप 1 हफ्ते बाद देखेंगे तो उसी जगह पे एक नई चीज़ लगी होती है, एक लोगो से कि आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं, आप ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए तैयार हैं। तो वो एक एंगेजमेंट टाइप होती है कि पहले उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की, लोगों में क्यूरियोसिटी क्रिएट क्रिएट किया कि वो क्या होती है। फिर उसके बाद वो एंगेजमेंट क्रिएट करते हैं कि लोग उसको ना सर्च करने पे लगें कि यार ये है क्या? और फिर लास्ट पे कुछ अरसे के बाद आपका लास्ट स्टेप आता है, वो होता है कन्वर्जन का, कि आप एंगेज हो गए हैं लोगों से, उनसे बात कर लिया, उन्होंने आपको सर्च कर लिया, वो देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं आपकी सोशल मीडिया पेजेस पे वगैरह पे। फिर उसके बाद आपको कन्वर्ट होती है लीड में, कि जब आप उसको वो चीज़ बेचते हैं कि ये चीज़ हमें बेचनी है या आपको ये चीज़ चाहिए या आप उसके एड्स लगाते हैं, तो फिर उसमें लोग इंटरेस्ट शो कराते हैं वो चीज़ लेने के लिए। ठीक प्रॉपर एक फ़नल होता है, ये एक अगर कोई भी स्टार्टअप है तो बेशक वो कम पैसे से स्टार्ट करे, बट जो आपकी अवेयरनेस होती है वो बहुत ज़रूरी होती है कि लोगों को पता हो एटलीस्ट आपका ब्रांड है क्या। अगर आप डायरेक्ट एक चीज़ बेचने के लिए लगे हुए हैं और लोगों को पता नहीं है कि वो ब्रांड क्या है, वो चीज़ बेच क्या रहे हैं, वो है क्या, तो वो बहुत मुश्किल होती है फिर उस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, इसमें मैंने जो थोड़ा-सा एनालाइज़ किया, मैं ये समझ रहा हूँ कि मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी क्या काफ़ी हद तक सेल्स भी, एक सेल्स की टैक्टिक्स भी बिल्कुल, इंक्लूड बिल्कुल है। सही कहा। क्योंकि देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपके पास कुछ बेचने के लिए आता हूँ, तो आप डेफ़िनेटली अगर मुझे नहीं जानते तो आप एकदम से बाय भी नहीं करेंगे। जो अच्छे बिल्कुल ऐसे ही। सेलर्स होते हैं या सेल्स एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले लिंक्स को बिल्ड करते हैं। तो इसी तरीके से वो सेम चीज़ रेप्लिकेट हो रही है आपके सेल्स फ़नल पे, और बिल्कुल, मतलब आप उसमें ये हो रहा है कि आप पहले लोगों को बता रहे हो। उनसे जैसे आप नॉर्मली अगर आप डायरेक्ट इन पर्सन सेलिंग कर रहे हैं, तो आप उनको जाके मिल रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये मुझे अगर करेक्ट कीजिएगा अगर किसी जगह पे मैं अगर गलत बोल रहा हूँ, ज़रूर, तो ज़रूर। ये है कि आगे आप जो आपने बोला कि आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो बेसिकली आप लोगों से जाके मिल रहे हैं। उसके लोगों बाद से जब बात करते हैं, आपको बाद बताते हैं अपने बारे में, बिल्कुल। और एंगेजमेंट में बेसिकली ये है कि आप दोबारा उनसे मुलाकात करते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं और उनको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, उनके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश बिल्कुल करते हैं। ऐसे ही। अब जैसे ऐड आप दिखा रहे हैं, तो अगर वो इंटरेस्टेड होगा, तो आपके एनालिटिक्स में तो डेफ़िनेटली वो चीज़ आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही है। और उसके बाद फिर आप कन्वर्जन की तरफ जाते हैं, अब आपका दोस्त है, अब उसके साथ आपका जैसे एक दोस्त है, आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ होता है, आपने इतने साल साथ बिल्कुल, गुज़ारे होते हैं, तो आप उसके बाद फिर उसको उसको आँखें बंद करके ना वो आपकी बात सुन लेगा कि यार मैंने ये चीज़ खरीदी है, ये खा के देखिए। वो कहेगा चल यार बिल्कुल। मैं भी चलता हूँ। तो मेरे ख़्याल में ये सेम सेल्स वाली जो टैक्टिक्स है ना, वो सेल्स हाँ, फनल बिल्कुल में भी ऐसे ही वो चलती हैं, ऐसे ही सारी चलती हैं टैक्टिक्स वगैरह। ठीक हो गया। मतलब बेसिक ही चीज़ें हैं, लेकिन अगर थोड़ा-सा शऊर हो बंदों को, मतलब जो भी ये लोग चीज़ कर रहे हैं, स्टार्टअप ओनर्स हैं या जो भी लोग कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में वो उस चीज़ को बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर देखें और लिंक करें चीज़ों को, तो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले आपको इस चीज़ को मैं लिंक करूँगा अपने जो मेरा स्टार्टअप था चाय पराठा वाला, कि हमने स्टार्ट करने से पहले हमारा जो ऑपरेशंस वगैरह स्टार्ट होने से पहले हमने सिर्फ़ बिलबोर्ड लगा दिया था बाहर। हमारे अंदर जो हमारा रेस्टोरेंट था बिल्कुल खाली था, कोई चेयर्स वगैरह कुछ नहीं था वहाँ पे। हमने सिर्फ़ बाहर बिलबोर्ड लगा के वहाँ पे ना हम 1-200 बढ़ा देते थे खाली शॉप में। मतलब रेस्टोरेंट में था, खाली जगह थी, स्पेस वहाँ पे 1-2 कुर्सी लगा के ना बैठा हुआ, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो वो जो बंदा गुज़रता था देखता था यार चाय पराठा लिखा हुआ, तो वो बंदा क्यूरियोसिटी में आके यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, क्या खोल रहे हो? तो हम बताते थे कि एक रेस्टोरेंट खोलने लगे हम लोग और इसमें ना आपको चाय, पराठे इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, बड़े अच्छे-अच्छे आपको खाने मिलेंगे ये वो ना इस तरह से। तो वो लोग आके पूछे थे कि यार आप क्या हो? क्या करते हो? हमने कहा हम स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं ये वो। तो वो काफ़ी एक ना पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ता था कि यार कोई पढ़े-लिखे लड़के आ रहे हैं, पढ़े-लिखे लोग आके बिज़नेस स्टार्ट करें तो कोई साफ़ चीज़ लेके आएँगे, अच्छी चीज़ लेके आएँगे। तो वो एक ना हमारे एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही थी। तो हमने तकरीबन 1 मंथ तक उस चीज़ को बिल्ड किया, लोगों को बताया कि क्या है, क्या है। और वो अट्रैक्ट होता था कि आप एंगेजमेंट हो रही लोगों की, वो लोग आके पूछते थे, क्या ओपन हो रहा है? क्यों? किस तरह से आप कर रहे हो? आप लोग स्टूडेंट हो, क्या कर रहे हो? खाना क्या होगा इसमें? मेन्यू में क्या-क्या होगा? तो हमारी एक ना एक तरह की एंगेजमेंट हो रही थी। और फिर जब हमने स्टार्ट किया था, हमारा जो पहला दिन था, पहले दिन पे माशाल्लाह से हमारा हाउस फुल था। तो वो हमारी कन्वर्जन माशाल्लाह। होती है कि हमने पहले अवेयरनेस क्रिएट की, फिर उसके बाद हम लोग आके हमसे इंटरैक्ट करते थे कि आप खोल क्या है, क्या चीज़ है? सवाल-जवाब होते थे और फिर जब हमने स्टार्ट किया कि हम वी आर ओपन और हमने एक बड़ा अच्छे तरीके से इफ्तिताह किया था वहाँ पे जो हमारे
उस वक़्त के एमपीए थे, उनको हमने बुलाया लिंक्स के थ्रू और उन्होंने हमारा इफ्तिताह किया और फिर मैं काफ़ी ना अच्छा हमने फ्री फूड दिया पहले दिन कुछ घंटे के लिए। तो वो लोग काफ़ी आए कि भई ये तो काफ़ी अच्छी कोई नई चीज़ ओपन हुई है और काफ़ी वहाँ पे ना पूरी कमर्शियल मार्केट में ना एक हुजूम से इकट्ठा हुआ हुआ तो हर बंदा आके चेक कर रहा था वहाँ पे। तो तो आपने वो हमारा इन्फ्लुएंसर डायरेक्ट मार्केटिंग भी थोड़ी की है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो इस तरह से आपको फिर कन्वर्ट होता है चीज़ें कि हमने पहले अवेयरनेस क्रिएट की, एंगेजमेंट किया, फिर एंड पे जहाँ हमने चीज़ें को लॉन्च किया, ओपन किया, तो वो लोग हमारा हाउसफुल हुआ था, हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया था पहले दिन ही। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें चलती हैं फिर। अच्छा मोहसिन, आपका एस्ट्रेस मार्केटिंग में भी एक्सपीरियंस रहा है। उसके अलावा अभी आप आई गेस वन होम्स में कर रहे हैं काम और साथ माशाल्लाह से बिल अपना फ्रीलांस वगैरह का भी कर रहे हैं। तो आगे बिल्कुल। हम उसकी तरफ भी आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक स्टार्टअप है, मैं स्टार्टअप में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मेरी तलाश का बेसिकली विजन भी है वो स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स और जो जॉब्स वाले लोग हैं, उन जी, तीनों को जी। सिंक करना है। तो मैं इसलिए बार बार स्टार्टअप्स का भी ले रहा हूँ आगे इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि आपका इस चीज़ का एक्सपीरियंस रहा है ऑलरेडी, स्टार्टअप का भी और जॉब का भी, और इसके अलावा आप बिल्कुल। अपने बिजनेस का भी मतलब रखते हैं शहूर। तो इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक मार्केटिंग या पेड मार्केटिंग, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताएं लोगों को। और अगर कोई स्टार्टअप है या ऑलरेडी एक बिजनेस रनिंग में है, तो उन दोनों के सूरत में कौन सा किसके लिए कौन सी चीज़ इफेक्टिव है, और वो कौन सी किसको कौन सी चीज़ चूज़ करनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल स्टार्टअप है तो उसको ऑर्गेनिक मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए या पेड मार्केटिंग की तरफ या ट्रेडिशनल की तरफ। और अगर एक रनिंग बिजनेस है तो उसका क्या होगा, और अगर एक ऑलरेडी टाइकून है मतलब बहुत बड़े लेवल पे है, तो वो तो डेफिनेटली एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो। तो थोड़ा सा बिल्कुल इस ऐसा। बारे में बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। ट्रेडिशनल जो है वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से आ जाते हैं। वो तो आपका जब बहुत नेक्स्ट लेवल होता है, आपका बिज़नेस रनिंग में हो जाता है और काफ़ी आप डेवलप हो जाती हैं, आपका तब आता है वो ट्रेडिशनल कि आप आउटडोर जाते हैं, आप बिलबोर्ड्स लगाते हैं और इस तरह से चीज़ें करते हैं। आपका जो स्टार्टअप में आपको जो सबसे पहले चाहिए ऑर्गेनिक आपको चाहिए होती हैं फॉलोअर्स वगैरह कि आपके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स इंक्रीज़ हों। आपके जो लिंक्स होते हैं सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो अपने क्लोज़ दोस्तों से, रिलेटिव से, इस तरह की चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। अगर तो आपका कोई बिज़नेस इस तरीके का बिज़नेस है, तो आप उनसे फॉलो करवाते हैं। आप जो आपके रेलेवेंट ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके होते हैं ऑर्गेनिक फॉलोअर्स लेके आने के लिए। या आप उसको रीशेयरिंग करते हैं जितनी पोस्ट होती हैं, डिफरेंट लोगों को बोलते हैं रीशेयरिंग करने के लिए, रीपोस्ट करने के लिए। तो आपके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स इस तरीके से बढ़ते हैं क्योंकि आजकल फेसबुक के और इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम जिस तरह से हुए हैं, तो वो आपके ऑर्गेनिक कंटेंट को आपको ऑर्गेनिक फॉलोअर्स नहीं लाने देते। फेसबुक आजकल ऐसा है कि वो आप पैसे बगैर लगाए बगैर आपका जो कंटेंट है वो प्रमोट कभी नहीं करेगा। आप जब तक उसको पैसे नहीं देंगे, वो आपको चीज़ नहीं प्रमोट करेगा कहीं पे भी और नहीं दिखाएगा किसी की सर्च में लेके आने के लिए। तो जो आपके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो वो आपके रीशेयरिंग, लाइक्स करना, जो आपके दोस्त वगैरह होते हैं, आपके रिलेटिव्स या आपके कोलीग्स या कोई भी इस तरह की आपकी कंपनी के अंदर ऐसे लोग हैं, वो जितना उस चीज़ को रीशेयर करेंगे, जितना उसको लाइक करेंगे, आगे लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, तो वो उस चीज़ से आपके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक रीच बढ़ती है उस चीज़ से। और जहाँ तक पेड है, तो आजकल आपको पता है पेड तो आप भी इसी फ़ील्ड में हैं, आपको पता होगा कि पेड के इस अलावा चीज़ें चलती नहीं हैं। जो आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, आपने स्पेसिफ़िक टारगेट ऑडियंस को एक चीज़ टारगेट करनी है, तो आप पेड के अलावा कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। तो आपको पेड तो लगाना पड़ता है बेशक। मतलब ऑर्गेनिक इसी तरीके से है कि आप मतलब थोड़े से एक कह सकते हैं, थोड़ा सा एक बूस्ट ले सकते हैं, लेकिन अब बिल्कुल ऐसे ही है। एग्लोर। स्टार्ट आप वहाँ से ले सकते हैं, हम्म। बट इवेंचुअली आपको पेड तो करना पड़ता है। पेड के बगैर आप बहुत मुश्किल से आप सर्वाइव करते हो क्योंकि आजकल आपको पता है हर दूसरा बंदा पेड एड्स लगा रहा है, तो वो उनके एड्स बहुत शो होती हैं, आपकी जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है वो बहुत कम शो होती है। अनलेस और अनटिल आपके फॉलोअर्स इतने हैं और वो उसको इतना रीशेयर करते हैं, तो वो लोगों की फीड में शो आगे मतलब शो होना होना शुरू हो जाता है। या जो इंस्टाग्राम का जो सर्च वाला बार होता है, जो डिस्कवरी वाला बार होता है, बार होता है, उसमें वो चीज़ें शो होती हैं। अगर वो जितना लाइक्स उस पे जितना हो, जितना उसको रीशेयर किया जाए, तब वो शो होता है, वरना वो वहाँ पे शो नहीं होता वो चीज़, बहुत मुश्किल से शो होती है। अच्छा मोहसिन, आपका एक जैसे अब लीड जनरेशन आप करते रहे हैं, तो आपका मैं ये जानना चाहूँगा कि एक उसमें टर्म यूज़ होती है बिडिंग की, ठीक है। वो अगर आप यूट्यूब पे भी कर रहे हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, किसी किस्म की भी ऐड है, तो आपकी एक बिडिंग का एक मतलब प्रोसेस होता है। तो लीड जनरेशन में आपकी वो बिडिंग आप कैसे कम कर सकते हैं, मतलब आप उसमें कीवर्ड्स या आप डिटेल्ड मतलब टारगेटिंग करते हैं, क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं। कि अगर जब आप करते हैं कोई कैंपेन डिज़ाइन या आप कोई बूस्ट करते हैं ऐड, तो या लीड जनरेट की ऐड लगाते हैं, तो उसमें आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं ताकि आपकी लीड कम से कम पड़े। जैसे होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप गलत ऐड लगा देते हैं, तो आपको एक फॉर एग्जांपल अब मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा लीड जनरेशन का इतना उस तरह तजर्बा नहीं है, तो मैंने एक दफ़ा जी, ऐड लगाई थी, तो मुझे
1,000 रुपये की एक लीड पड़ी थी। तो अच्छा। वो अब ये है कि आपको डेफिनेटली हो सकता है वो 500 200 या 400 की, अब मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा। तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं कि लीड जनरेशन को या पर लीड आप किस तरह कम कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके होते हैं इसको कम करने के लिए वैसे लीड्स को, और डिफरेंट जैसे आपकी रियल एस्टेट की लीड है वो आपको काफ़ी थोड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि रियल एस्टेट में आजकल आपको पता है इस्लामाबाद में और खैर मोस्टली पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा आजकल कंपटीशन है, उसकी लीड बहुत ज़्यादा आपको महंगी पड़ती है। जो कि रियल एस्टेट के कुछ जायंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलियंस के हिसाब से वो उस पे लीड पे पैसे लगा रहे हैं। तो आप जब उस पे छोटा-सा स्टार्टअप होता है आपका, आप उस पे जब पैसे लगाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं उसके लिए। आपका जो स्टार्ट होता है, आप जब पहले ऐड लगाते हैं तो आपको बहुत कम पैसे लगते हैं, ₹100 की लीड, ₹200 की लीड पड़ रही होती है, बट जैसे-जैसे आप ऐड ज़्यादा लगाना शुरू करते हैं तो आपकी वो लीड 200-300 से तकरीबन पहुँच जाती है, इस तरह की आपके हिसाब से। लीड कम करने के लिए आपको ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप टारगेट किसको कर रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका प्रोडक्ट में आप अपार्टमेंट्स वगैरह अगर आप बेच रहे हैं या आप बर्गर बेच रहे हैं या आप बेशक कोई क्लॉथिंग का है, तो आप उस स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करें, तो तब जाके आपकी लीड जो है तो वो सही जगह पे पहुँचती है। बट लीड्स का ये है कि जितना आप उसको ब्रॉड रखते हैं, उतना आपको कम पैसों की पड़ती है लीड। बट आप उसकी जो ब्रॉडर टर्म्स होती हैं, वो आप सेलेक्ट किया करें लीड के लिए, ताकि आपको जो टारगेट ऑडियंस है, जो आपकी ऑडियंस वो एक स्पेसिफिक फ़नल में आ जाती है। अगर आप उसको बहुत बिल्कुल ओपन रखेंगे तो वो हर बंदे, हर लेमैन को वो टारगेट करेगा, हर लेमैन को वो शो होगी और उसके इंप्रेशंस बढ़ते रहेंगे, जिससे आपको कॉस्ट बढ़ती रहेगी और वो आपको कोई कन्वर्जन की तरफ नहीं लेके जाएगा, कोई अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं लेके आएगा। बट अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल रियल एस्टेट है और आप उसमें ना पहले आप एरिया टैग करते हैं कि आपने इस्लामाबाद में लोगों को टैग करना है, टारगेट करना है, उसमें अगर आप उस पे अपार्टमेंट बेचना है आपने या आपने कोई प्लॉट बेचना है, तो आप उस तरह के लोगों को टैग करते हैं। उसमें जितने ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड करें, जितने ज़्यादा आप उसको ब्रॉड कर सकते हैं, तो उतने ज़्यादा ही आपको वो लीड जो है उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी, और सेम मतलब जो रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं, आप उनको ज़्यादा यूज़ किया करेंगे। अगर आप कम कीवर्ड यूज़ करें कि मैंने अपार्टमेंट बेचा, तो आप अपार्टमेंट लिख दें, लग्ज़री बिल्डिंग लिख दें या इस तरीके से आप हाउस लिख दें और 4-5 कीवर्ड्स आपने ऐड कर दिए कि बस सिर्फ़ इन लोगों को टारगेट करें, बाकियों को ना करें। तो वो फ़ेसबुक जो है उसके एल्गोरिथम्स चलते हैं और जो इस तरह के लोग होते हैं कि वो सिर्फ़ सर्च यही करते हैं अपार्टमेंट और होम को, तो सिर्फ़ उनको आपका जो ऐड है वो टारगेट होता है और उनको शो होता है। और जब वो लीड फ़िल करते हैं, तो वो लीड आपको बहुत महँगी पड़ती है, क्योंकि आपने अपनी लीड को बहुत ज़्यादा नैरो डाउन कर दिया होता है। बहुत ज़्यादा कम आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक लोगों को टारगेट कर रही होती है आपकी लीड, जो आपका जो एल्गोरिथम्स वगैरह होते हैं। तो जितना आप ज़्यादा उसमें कीवर्ड्स ऐड करते हैं, जितना ज़्यादा लोकेशन ऐड करेंगे, तो उतनी आपको ज़्यादा कॉस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी आपको मिलेगी उस लीड के लिए, और ज़्यादा लोग आपको उससे टैग टैग होंगे उसके लिए। अच्छा, इसमें अगेन वही वाली बात है कि जो आपका बेसिकली पेड है और उसके अलावा आपका प्रोडक्ट है, ठीक है? बिल्कुल। मतलब अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए आपकी लीड, मतलब आप जो मर्ज़ी कर लें तो आपको ज़्यादा ही पड़ेगी। मतलब लेकिन उसको बिल्कुल, थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकता है अगर डिटेल टारगेटिंग आप करते हैं, डिटेल तरीके से फिर आप करें, चांसेस हाँ। ज़्यादा आपके बढ़ बिल्कुल जाते हैं। ऐसे ही। ठीक हो और गया। इसमें आप ए/बी टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं कि आप पहले चेक करते हैं आपके एड्स चल किस तरह के रहे हैं। आप कम पैसे लगा के बेशक ए/बी टेस्टिंग कर लें कि आपका ऐड, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लैंग्वेज पे चेक करना है कि आपकी उर्दू लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी चलती है या इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा चलती है, तो आप दोनों एड्स लगा के चेक करते हैं। तो जिस पे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, जिस पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होता है, तो आप उसी ऐड को आगे लेके चलते हैं, दूसरे ऐड आप टर्न डाउन कर लेते हैं। तो इस तरीके के आपके प्रोडक्ट हैं, आपको समझ नहीं आनी कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगा, कौन-सी सर्विसेज़ जो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल है, वो कौन-सी चलेंगी ज़्यादा, तो आप दोनों को लगा के चेक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और उसमें जो आपको ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्मिंग होती है, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, सेम टारगेट ऑडियंस को आप टैग करते हैं बाय द वे इसमें, तब आपको जाके वो उसका रिज़ल्ट पता चलता है। अच्छा मोहसिन, एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं रीटारगेटिंग। एक तो मैं आपसे उस चीज़ का पूछना चाहूँगा, वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही है? और वैसे भी आप एड्स तो माशाल्लाह से लाखों के हिसाब से चलाते हैं, क्योंकि मेरा अच्छा। खुद भी आपके साथ काम कर चुका हूँ, तो 9-10 लाख तो आपके लिए एक छोटी सी अमाउंट होती होगी। लेकिन ये है कि उसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब लीड जनरेशन की हम एक बात करें, पहले हम इस चीज़ का पूछते हैं फिर आगे रीटारगेट की तरफ आते हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने टेस्टिंग तो की होगी, तो आपका ओपन में कैसा रिस्पॉन्स आया, और जब आपने नैरो डाउन करके डिटेल टारगेटिंग की है तो उसमें कैसा रिस्पॉन्स आया है? और उसके बाद आगे जो बंदा कॉन्टैक्ट करता है लीड के बाद, तो उस पे भी डिपेंड करती है डेफिनेटली चीज़, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम जो याद पड़ता है, अभी मैंने पॉडकास्ट के एपिसोड के स्टार्ट में ही बोला था कि हमें एक दफ़ा 900 के कुछ लीड्स प्रोवाइड की थी और वो आगे बंदे ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको टैकल किया और वो सारी लीड्स कन्वर्ट भी हुई थी।
तो इस बिल्कुल। बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो काफ़ी इस तरह अच्छा रहा है कि जो आपकी लीड्स होती हैं, वो आपको ऑब्वियसली डिफरेंट तरीके की होती हैं। जो आप ओपन आप ऐड लगाते हैं, तो इसमें ये है कि आपको जो ऑडियंस होती है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल जाती है। बहुत ज़्यादा ऑडियंस आपको उसमें कवर होती है। तो ज़्यादा ऑडियंस आपको ज़्यादा कवर होती है उस चीज़ में, और जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी, उतनी ज़्यादा आपके पास लीड्स आएँगी। बट उसमें ये है कि उसमें हर दूसरा बंदा आपकी लीड फिल कर रहा होता है, लीड फॉर्म। तो आपको वो चार्ज तो हो रही होती है वो लीड, बट वो लीड किसी काम की नहीं होती। अब कुछ लीड्स मेरे पास ऐसे भी आती हैं कि मैंने एक ऐड लगाया है रियल एस्टेट का, मैंने एक अपार्टमेंट बेचना है, और एक लीड आई थी, उसमें मैंने जब कॉल करवाई, वो बंदा कहता है मैंने तो सिर्फ़ जॉब के लिए अप्लाई करना था, मुझे तो पता ही नहीं है क्या है। तो वो इस तरीके के जब आप ओपन ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं, तो वो फिर इस तरीके की और आपके पास लीड्स आती हैं। लीड्स बेशक बहुत ज़्यादा आती हैं उसमें, और वो बहुत सस्ती पड़ती हैं वो लीड। बट वो फिर इस तरीके की लीड होती है कि आपके काम की नहीं होती है। वो लोग कहते हैं हमने तो गलती से क्लिक हो गया था, बच्चे के पास फ़ोन था, उसने फॉर्म फिल कर दिया। ऑटोमेटिक फॉर्म फिल होते हैं, आपको पता है। तो बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। तो वो इस तरीके की फिर मसला काफ़ी इश्यूज़ आते हैं आपके पास ओपन लीड्स में। जब आप स्पेसिफिक लीड को जब आप उसको नैरो डाउन करते हैं, तो जो लोग ज़्यादा रियल एस्टेट को सर्च करते हैं, ज़्यादा अपार्टमेंट्स को सर्च करते हैं, ज़्यादा उन रियल एस्टेट की चीज़ों को लाइक करते हैं, कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो उनके एड्स जो आपके एड्स होते हैं, वो उनको शो होते हैं। तो वो आपकी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस होती है कि आप वो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं, वो हर वक़्त रियल एस्टेट ही देख रहे होते हैं, या वो अगर फूड के लोग हर वक़्त फूड ब्लॉगर्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, फूड की पिक्चर्स लाइक करना, फूड के बारे में सर्च करना, पिज़्ज़ा, बर्गर्स वग़ैरह हो गए, आपके स्टेक्स, पास्ताज़ हो गए। तो उन चीज़ों को जितना लोग ज़्यादा देखते हैं, जो लोग ज़्यादा जिस चीज़ को देखते हैं, तो आप जिस तरीके के कीवर्ड्स आप ऐड करेंगे, तो वो उन लोगों को टारगेट करेगा, उन लोगों को आपका ऐड दिखाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप और मैं एक साथ बैठे हुए हैं, आपका इंटरेस्ट है फूड में, और मेरा इंटरेस्ट है रियल एस्टेट में, लेट्स से। तो कोई बंदा ऐड लगाता है रियल एस्टेट का, तो हम दोनों साथ बेशक बैठे हों, बट मुझे वो ऐड शो होगा, आपको नहीं होगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ का। तो इस तरीके से वो डिफरेंट होती है वो चीज़ें, और जितने आप स्पेसिफिक करेंगे, तो आपको लीड उतनी ज़्यादा महँगी पड़ती है। अच्छा मोहसिन, मुझे थोड़ी-सी एक चीज़ें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप फ्रीलांस भी करते हैं, आपका अपना बिज़नेस भी है माशाल्लाह से, और साइड हसल जो आपकी एक चल रही है। तो अगर बिल्कुल। इस पॉडकास्ट के बाद कोई आपको कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो डेफ़िनेटली मैं आपकी जो डिटेल्स हैं आपसे पूछ के डिस्क्रिप्शन में या जिस भी श्योर, प्लेटफ़ॉर्म पे दे श्योर। रहे हैं तो डाल दूँगा। तो आप उसके साथ कंफ़र्टेबल हैं, आप कोई इश्यू तो नहीं है उस चीज़ का? हाँ, मैं हाँ, आपसे मुझे तो कोई इश्यू नहीं है। ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज़ विलिंग टू हेल्प, या किसी को कोई काम सर्विसेज़ वगैरह चाहिए हो, तो ऑब्वियसली वो तो मैं विलिंग हूँ, और किसी को अगर एडवाइस चाहिए किसी चीज़ पे, या कोई हेल्प चाहिए, तो ऑब्वियसली आई एम विलिंग टू हेल्प। ठीक है, हो गया। अच्छा मोहसिन, मुझे ये बताएँ कि अभी एस्ट्रेस मार्केटिंग में तो आपने ये सारी चीज़ें की हैं। अभी बिल्कुल। आप जो है वहाँ पे तो आप सोशल मीडिया एग्ज़ेक्टिव थे। अभी आप कर रहे हैं ब्रांड एग्जीक्यूटिव हैं और 360 वर्क, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ में इन्वॉल्व्ड बिल्कुल हैं ऐसे ही वन है। होम्स में। तो थोड़ा-सा वन होम्स का बताएँ, मतलब वन ग्रुप का बताएँ कि उसमें आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं? क्योंकि ब्रांड एग्जीक्यूटिव मुझे तो पता है, अब बहुत से जो ऑडियंस है जो सुन रही है या देख रही है अगर यूट्यूब पे या वैसे किसी पॉडकास्ट वाले प्लेटफ़ॉर्म पे देख रही है, ऑडियो सुन रही है, तो उनको बताएँ कि ब्रांड एग्जीक्यूटिव में आप क्या करते हैं और इस पोज़ीशन में आने के लिए उनको क्या चीज़ें चाहिए? क्या कोर्सेज़ वो कर सकते हैं, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए या किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो इस फील्ड तक या इस पोजीशन तक पहुँच सकें? ब्रांड एग्ज़ेक्टिव के लिए आपको ऑब्वियसली सेम फ़ील्ड चाहिए होती है। अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग वाली फ़ील्ड है, तो आप उसमें आप उसको आगे परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड एग्ज़ेक्टिव इस तरह की फ़ील्ड है कि आपको 360 तरह का इस तरह होना पड़ता है कि आप हर चीज़ कवर कर रहे होते हैं। आप एक ब्रांड के एग्ज़ेक्टिव, ब्रांड जो प्रॉपर होता है एग्ज़ेक्टिव बने होते हैं, आप उसमें आपको हर चीज़ कवर करते हैं। उसमें आपकी होती है सोशल मीडिया आप देखते हैं, आप उसका डिजिटल देखते हैं, आप उससे कोऑर्डिनेशन होती है लोगों से, कि आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराना है, कोई काम करवाना है, तो आप वो करते हैं। आपकी आउटडोर मार्केटिंग होती है, वो आप सारे कवर करते हैं, और आप प्रॉपर हर तरह का हर चीज़ आप प्रॉपर एक ब्रांड सँभाल रहे होते हैं। तो ब्रांड इस तरह की आपको होती है, तो आपको डिफरेंट चीज़ों में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है थोड़ा बहुत, कि आपके रियल एस्टेट में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सोशल मीडिया वाली साइड है, तो उसमें आप किस तरीके से कवर करते हैं। अगर आपका वेंडर से बात करना है, तो उसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। आउटडोर मार्केटिंग है, तो उसमें होना चाहिए। वेबसाइट बिल्डिंग करनी है, वेबसाइट बनानी है, तो उसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, तब जाके आप हर चीज़ में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आ सकते हैं। अच्छा, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपकी आउटडोर फिज़िकली और डिजिटली दोनों आपकी जो डिजिटली हाँ, चीज़ें हैं वो 360 स्ट्रॉन्ग वाली होनी आपने चाहिए। बात किया है कि
आपका हर चीज़ इसमें कवर हो रही है, आपका ट्रेडिशनल भी कवर हो रहा है, डिजिटल भी हो रहा है, आपकी वेबसाइट्स भी कवर हो रही हैं इसमें। तो हर चीज़ में नज़र रखनी पड़ती है, हर चीज़ में काम करवाना, लोगों से कोऑर्डिनेट करना, किस तरीके से उनसे चीज़ें निकलवानी हैं, किस तरीके से उनसे काम करवाने हैं, आपका इंस्ट्रक्शंस देना, वीडियो एडिट करवाना, वीडियो की डायरेक्शंस, प्रोडक्शन करवाना, तो वो हर चीज़ इसमें कवर होती है सारी। अच्छा मोहसिन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि थोड़ा-सा बिट ऑफ अ पर्सनलाइज़्ड क्वेश्चन है कि तो अब उसमें डेफ़िनेटली आजकल की जनरेशन जो काफ़ी जगहों पे उन्होंने टाँग फँसाई होती है अगर आप देखें, तो डेफ़िनेटली आपका एक साइड बिज़नेस भी है और उसके साथ आप जॉब भी कर रहे हैं, आपका अपना एक काम है। उसके अलावा हर इंसान के अपने काम होते हैं घर में और मतलब डिफ़रेंट आप जगहों पे फँसे होते हैं। तो आप और स्पेशली अगर आपकी जो पोज़ीशन है अभी ब्रांड एग्ज़ीक्यूटिव की, तो बिल्कुल। आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं? इसमें थोड़ी-सी आप टिप्स अगर देना चाहें, मतलब जो अभी बिगिनर्स हैं या अभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ़ में, तो अपने टाइम को कैसे एफ़िशिएंटली जो है मैनेज कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट तो ख़ैर बहुत मुश्किल से होती है, बट आपको करना पड़ता है कि टाइम आप मैनेज किस तरीके से करते हो। आपको स्टार्ट में आपको समझ नहीं आती कि आपने चीज़ें किस तरीके से लेके चलनी है। बट आपको स्लोली-स्लोली आपको समझ आती है कि काम का स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है, आपकी इम्पोर्टेंस आप रखते हो कि आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो जॉब के साथ-साथ थोड़ा-सा ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होता है, बट विद द टाइम कुछ टाइम के साथ-साथ आप ना वो सीख जाते हैं कि किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी है और ड्यूरिंग आपका अगर आपका ऑफ़िस है, तो उसके साथ-साथ आपने बैक एंड पे किस तरह चीज़ें लेके चलनी है। और क्योंकि मेरी अभी जॉब है, तो मैं डे टाइम पे मैं जॉब करता हूँ और जो मेरे फ्रीलांस कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं वापस आके जॉब से मैं उन पे काम करता हूँ। और जो मेरे कुछ इवेंट मैनेजमेंट वाला जो है बिज़नेस है मेरा, तो वो मेरे दोस्तों के साथ है कुछ, तो उनके साथ ही कोऑर्डिनेशन में होना, कोई क्लाइंट आता है, कोई काम आता है, तो उनके साथ रह के मैं उनको व्हाट्सऐप पे मैसेज करना है, ग्रुप बनाया हुआ हमने, तो उनके साथ ना कोऑर्डिनेशन में चीज़ें चलती रहती हैं। कोई काम अर्जेंट काम है, तो उसी वक़्त कर लेते हैं, अगर अर्जेंट नहीं है, तो वो फिर उसको साथ में ऑफ़िस के बाद ही फिर उसको डील करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली आपको चीज़ें करनी तो पड़ती हैं अगर आप ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम्स लगाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है इतनी इन्फ्लेशन है, इतनी ज़्यादा महँगाई है कि आपका एक सोर्स ऑफ इनकम से गुज़ारा नहीं होता। तो आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या डिफरेंट आपने फ्रीलांस काम करने होते हैं और वो मिल भी जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। काफ़ी लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल होता है प्रोजेक्ट्स लेना, प्रोजेक्ट मिलना। तो वो मैंने स्टार्ट किया था, मुझे मिल गए थे प्रोजेक्ट्स कुछ रेफ़रेंस के थ्रू, कुछ मैंने खुद ऑनलाइन सर्च किया था, ऑनलाइन एक लिंक्डइन की पे एक बंदा आया मुझे मिला था, तो उसने मुझे अप्रोच किया कि भई मेरे साथ आप फ्रीलांस काम स्टार्ट कर लें। तो इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाती हैं और फिर उनको मैनेज करना टाइम के साथ-साथ प्रोजेक्ट मतलब अगर आपका ऑफ़िस में इतना काम नहीं है, तो आप साथ-साथ उनको भी मैनेज कर सकते हैं। बट वो तरीके से करना पड़ता है ऑब्वियसली अगर आपकी ऑफ़िस में कमिटमेंट है और आप साथ में बैठ के फ्रीलांस काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा आपके बुरा मसला बन सकता है आपके लिए। हाँ, फ्रीलांस और जो जो फ्रीलांस और जॉब को इकट्ठा करना बहुत ईज़ी हो जाता है आपके लिए साथ-साथ, टाइम के साथ-साथ। तो वो बड़ा आपको फिर मैनेज करना पड़ता है कि आपने कौन-सी चीज़ किस टाइम पे करनी है। और अगर आपको ऑफ़िस में ऑब्वियसली आपको नज़र रखनी पड़ती है कि ऑफ़िस में अगर आप कर रहे हैं, तो आपको मैनेजर वगैरह ना देख ले, वरना आपके लिए शामत आ जाएगी उस चीज़ की। अच्छा, इसमें काफ़ी एनवायरनमेंट आपका सपोर्टिव भी होता है, उससे भी बड़ा आपको बेनिफिट होता है। तो अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल मोहसिन, ऐसे ही मैं होता है। आपसे बस कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा जो कि श्योर, श्योर। बिल्कुल हैं। हमने जैसे अभी टाइम मैनेजमेंट में हमने बात की, तो आप कुछ 3 टिप्स अगर बिगिनर्स को देना चाहें जो अपना स्टार्टअप अगर करना चाहते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग वाली फ़ील्ड में आना चाहते हैं, और जैसे अब एआई है, अभी आपने रिसेंटली एआई पे भी बात की, तो बिल्कुल, बिल्कुल। डेफ़िनेटली वो भी चीज़ों को काफ़ी चेंज कर रही है। जैसे चैट जीपीटी आ गया, तो वो आप चीज़ लिखें, तो वो काफ़ी चीज़ें आपको आपको खुद खुद ही आंसर बता दे देता देते है। हैं किसी तो वो थोड़ा-सा आप क्या समझते हैं, वो खतरे की निशानी है या इवन उसको आप पॉज़िटिवली यूज़ करें तो बेनिफिशियल है? बस ये आपसे 2 क्वेश्चन हैं, उसके बाद फिर रैप अप करते हैं और श्योर, श्योर कोई मसला नहीं है। एआई तो ऐसा है कि आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट हो रही है, बहुत बढ़िया। अभी जैसे चैट जीपीटी की आपने बात की है, तो इसी तरह से एक और आ रहा है चैट जीपीटी 4 बल्कि आ भी गया है, चैट जीपीटी 4 जो है। तो वो एक उससे भी एडवांस्ड एक सॉफ्टवेयर है कि आप उसपे एक चीज़ टाइप करते हैं, वीडियो वगैरह बनाना, लोगों की प्रॉपर आपकी जो है ह्यूमन एआई बन जाते हैं, तो उसपे आप उसको बनवा भी सकते हैं। तो एक डिफरेंट तरीके की डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। वेल ऑब्वियसली इससे इफ़ेक्ट तो होगा, काफ़ी लोगों की जॉब्स पे इफ़ेक्ट होगा, काफ़ी लोगों की रिसोर्सेज़ कम हो जाती हैं। जैसे अब मैं हूँ, तो मैं कंटेंट राइटर नहीं हूँ, बट मुझे ज़्यादा इतना लिखना नहीं आता। बट इसमें ये है कि
जो कंटेंट राइटर हैं, उनकी जॉब खतरे में हो सकती है क्योंकि अब मैं चैट जीपीटी को अगर कहता हूँ कि भई मुझे इस चीज़ के लिए कैप्शन लिख के दें या एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए या मुझे कोई एक एसे लिखना है लेट्स से, तो मैं वो लिखवा सकता हूँ। मुझे कोई ब्लॉग लिखना है किसी चीज़ पे, तो वो ब्लॉग भी लिख के देता है मुझे और मैंने उसमें जो अकॉर्डिंगली चेंजेस करनी हो, वो करके दे देता है। तो उस चीज़ के लिए मुझे कंटेंट राइटर की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक अपना बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेरे अपना जो इवेंट मैनेजमेंट का बिज़नेस है, उसके बाद मैंने मार्केटिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया और मेरा जो अपना मार्केटिंग का एक प्रॉपर मेरे पास क्लाइंट्स हैं काफ़ी मेरे पास और जितने भी मेरे दोस्त हैं मतलब उनके थ्रू भी मैं प्रोजेक्ट्स ले रहा हूँ। तो उसमें डिफरेंट है, डिज़ाइनिंग है, कंटेंट है, वेबसाइट्स बनाना और प्रॉपर मेरे एक अपने बिज़नेस मैंने अपनी एक कंपनी बना चुका हूँ मैं। तो उसके साथ-साथ उसके लिए मुझे कंटेंट राइटर की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि वो एक मुझे चैट जीपीटी सब प्रोवाइड कर रहा है, जो भी दोस्त है मेरा उनको भी यूज़ करना आता है उस चीज़ के लिए। तो आइदर पोस्ट में लिखना कुछ है तो वो मुझे चैट जीपीटी देता है और अगर कैप्शन है तो वो भी ऑब्वियसली आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो वो एक थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है बट कुछ जगहों पे तो ऐसा ऐसा होता है कि आपको ना कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं है कि उनकी जॉब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या उनको यूज़ करने के लिए भी ऑब्वियसली किसी बंदे को चाहिए होता है ना, अगर चैट जीपीटी है, तो उसको यूज़ करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा ऑब्वियसली। माइंड तो एक वो आपका हो बंदा तो फिर आप यूज़ कर माइंड सकते। होता है तो वो ऑब्वियसली बंदा चाहिए होता है, तो इस तरह नहीं है बट ऑब्वियसली इफ़ेक्ट तो पड़ेगा इस चीज़ का। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक डिफरेंट चेंज आने लगा है इस चीज़ में। अच्छा, मेरा इसमें जो चैट जीपीटी को लेके, क्योंकि काफ़ी लोगों के ओपिनियंस देखे और बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत से लोगों की जॉब ख़तरे में है और बहुत से लोगों की जॉब जो है वो कह रहे हैं कि कोई इशू नहीं है। तो मैं अपनी एक पर्सनल भी आपको थोड़ा-सा कहना चाहूँगा कि एक तो आपने खुद ही बात की कि इसको यूज़ करने के लिए भी एक बंदा चाहिए, ठीक है? तो बिल्कुल। डेफ़िनेटली अगर कंटेंट राइटर है उसको पता है कि यार मैंने क्या चीज़ कैसे लिखनी है और कौन-सी हुँ, चीज़ किस चीज़ पे इमोशन पे जाके हिट करेगी। अब एक बंदा जो एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहें कि वो ऑफ़िस वर्क करता है तो वो कंटेंट राइटर की सोच नहीं रखता। तो वो तो बिल्कुल, डेफ़िनेटली कंटेंट राइटिंग उस तरह नहीं करवा सकेगा और अगर वो करवा भी लेता है तो मेरा नहीं ख़्याल कि उसको वो चीज़ एग्ज़ैक्टली मिलेगी जो कंटेंट राइटर की थिंकिंग में होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने सीख जाते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, तो डेफ़िनेटली फिर आपकी जॉब किसी हद तक थोड़ी खतरे से बाहर है, क्योंकि डेफ़िनेटली बिल्कुल, बिल्कुल तो रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि आपका अगर आप कभी-कभार आपने टास्क करने हैं, तो वो बिल्कुल ही आपके हो जाएँगे, लेकिन वो बात वही है कि आपको अपडेट अपने आप को करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ। बिल्कुल। लास्ट में मोहसिन बस आपसे एक क्वेश्चन जो मैं अभी पहले भी पूछा है, 3 टिप्स जो इंटरव्यू के हवाले से आप देना चाहेंगे और कैरियर के हवाले से देना चाहेंगे, जो ऑडियंस है हमारी उनको? 3 टिप्स खैर टिप्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं और टिप्स देने भी चाहिए लोगों को। 3 स्पेसिफिक टिप्स तो इस तरीके से मेरे माइंड में अभी इस तरह से नहीं आएँगी। बट इंटरव्यू के हवाले से ये है कि आपको ऑब्वियसली इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। आप अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपना एक प्रॉपर एक पाथ बनाएँ कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है और आप कुछ कंपनीज़ जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अच्छी रिसर्च करें। वो आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ती है और उसको शॉर्ट लिस्ट करें, उनको लिस्ट डाउन करें और सब पे एक स्पेसिफिक आप हर कंपनी के हिसाब से आप अपनी सीवी थोड़ी बहुत मोल्ड करके, थोड़ी बहुत चेंजेस करके, आप सीवी उन पे अप्लाई करें, लिंक्डइन के थ्रू या उनकी वेबसाइट है या उनका कोई ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह है, वहाँ पे अप्लाई करें। और जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आप ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में पढ़ के जाएँ, जिस कंपनी में अप्लाई किया आपने, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ें और आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपने जो सीवी में लिखा हुआ है, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अक्सर लोग सीवी में कुछ झूठ लिख लेते हैं, कुछ वैसी चीज़ें लिख लेते हैं, जो कि जब इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो कहते हैं, "यार, तो मुझे सही से नहीं पता।" तो वो थोड़ा-सा ना घबराते हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ नॉर्मल ऐसे लोगों के पास जाते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, तो आप दोस्त से जिस तरीके से बात करते हैं, तो वैसे ही आप जाया करें इंटरव्यू ही देने के लिए, कि आप थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस के साथ हो। आप ये ना समझें कि अगला बंदा वही बैठा आपको खा जाएगा या कुछ कह देगा, वो लोग डरते हैं बात करने से। तो जहाँ भी इंटरव्यू देने जाएँ, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाया करें, आप उनसे तरीके से बात करें और उनसे सवाल-जवाब होता है, तो आप उनको बताएँ अपने बारे में, क्या आपने क्या क्वालिटीज़ हैं, आपको क्यों रखना चाहिए और आप कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाएँ। तो इंटरव्यू के हवाले से तो ये है और सोशल मीडिया के हवाले से ये है कि आप जितने कोर्सेज़ ज़्यादा करें आपके लिए फ़ायदा है। आप ऑनलाइन कोर्सेज़ देखें, आप जितना नॉलेज खुद कर सकते हैं, जितना आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं चीज़ तो आप वो करें। आप जब तक खुद चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे और उस चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप वो चीज़ नहीं सीख सकेंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जैसे आपको पता है कि मैं आपके साथ काम किया था और मैं डिज़ाइन वगैरह का मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, बट आपके साथ बैठ-बैठ के मैं चीज़ें देखता था
और कुछ प्रीमियर प्रो की चीज़ें हैं, वीडियो एडिट करना, तो वो मैं बैठ के देखता था और जब मैं खुद किया मुझे, तो मुझे फिर समझ आई है कि वीडियो एडिट किस तरीके से होती है, व डिज़ाइन अगर होना है तो किस तरीके से होना है। हालाँकि मुझे टूल्स के नाम नहीं पता कि इस टूल का नाम क्या है, पर मुझे पता है कि वो टूल करता क्या है। तो मुझे इस तरीके से थोड़ी बहुत चीज़ों की नॉलेज आ गई थी और मैं ऐसे-ऐसे सीख रहा हूँ और अब मैं काफ़ी हद तक मैं खुद पोस्ट डिज़ाइन भी कर लेता हूँ, वीडियो एडिट्स कर रहता हूँ मैं अब खुद। तो वो चीज़ें काफ़ी नॉलेज आ जाती हैं जब तक आप खुद प्रैक्टिस ना करो। तो ठीक हो ये है कि ऑलवेज़ बंदे को प्रैक्टिस करना चाहिए, ल चीज़ें दूसरे सीखनी चाहिए। स्किल्स पे भी एक्सपेंड करना चाहिए ताकि क्योंकि अब आपकी एग्ज़ैक्टली, मार्केटिंग की फील्ड है तो आपने एक चीज़ प्रूव करनी है एक बड़ी लेवल पे जब आप जाते हैं तो आपको डिज़ाइन नॉलेज होगी तो आप डिज़ाइन को प्रूव बिल्कुल। करवा सकते हैं या कर सकते हैं वीडियो की नॉलेज होगी तो डेफिनेटली नॉलेज मार्केटिंग में आपकी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं बिल्कुल ऐसा ही तो है। थैंक यू सो मच मोहसिन आपके यू आर जो वेलकम आपने शायद। चीज़ें बताई हैं उसमें काफ़ी मुझे भी हेल्प हुई है और डेफिनेटली मैं अपने बिज़नेस पे भी अप्लाई करूँगा श्योर, और श्योर। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम थैंक यू मेरा सो तो ये मच। था कि जल्दी ख़त्म करेंगे लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई है मे बी मैं आपको दोबारा इनवाइट करूँगा ताकि ज़रूर, क्योंकि ज़रूर। टाइम हमारी गुफ्तगू जो होती है ना जो इस तरह की यूज़फुल गुफ्तगू होती है अभी मुझे लग रहा है बिल्कुल ऐसे ही। इनकम्प्लीट है लेकिन डेफिनेटली टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और आपकी भी पर्सनल कमिटमेंट्स हैं लेकिन नो, थैंक यू इट्स सो मच ओके। आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया 1 घंटे से ज़्यादा टाइम दिया तो आप अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह आपको दोबारा थैंक यू सो इनवाइट मच फॉर करेंगे इनवाइटिंग मी। ज़रूर, ज़रूर इंशाल्लाह अपना ख़्याल रखिए आप अपना। ओके जी अल्लाह टेक केयर, हाफिज़ अल्लाह हाफ़िज़।